हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से टाइप ऑफ इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं। यानी ये टाइप ऑफ इकोसिस्टम में आज हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। यानी डेजर्ट इकोसिस्टम क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, या इसी को आप बायोम बोल सकते हो, क्योंकि हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बात कर रहे हैं। यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ही ये डेजर्ट इकोसिस्टम का बात कर रहे हैं। तो डेजर्ट इकोसिस्टम में देखो, हम लोग डेजर्ट इकोसिस्टम पढ़ने से पहले एक ट्रांजिशन पढ़ते हैं, जो हम लोग पहले से पढ़ रहे थे। कि सबसे पहले हम क्या था, हम लोग पढ़े थे फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे पहले हम क्या था, जहाँ पे इनफ टेम्परेचर था, इनफ रेनफॉल था, वहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, वेरी डेंस फॉरेस्ट देखने को मिल रहा था। उसके अंदर क्या था, स्पार्सली फॉरेस्टेड, स्पार्सली फॉरेस्ट देखने को मिल रहा था। यानी जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा और प्रेसिपिटेशन थोड़ा कम होगा, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्पार्सली फॉरेस्ट ट्री देखने को मिलेगा। यानी दूर दूर पे पेड़ देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे यानी ट्री को सपोर्ट करने के लिए इनफ रेनफॉल नहीं होगा और टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वहाँ पे जो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। अब देखो, जहाँ पे ग्रासलैंड को भी सपोर्ट नहीं कर सकता, यानी उससे भी कम रेनफॉल हो रहा है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, बैरन लैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बूस वूस थोड़ा बहुत, यानी झाड़ी उड़ी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ग्रास को भी वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो वो बेयर लैंड हो गया। इसी को बोलेंगे डेजर्ट इकोसिस्टम। तो अगर डेजर्ट इकोसिस्टम को देखोगे तो वर्ल्ड का जितना लैंड वाला पोर्शन है, यानी टोटल एरिया जो है लैंड वाला, तो उसका 1/5 जो है, यानी 1/5 मीन्स 20% एरिया लगभग जो है वो क्या है, डेजर्ट से है, यानी डेजर्ट हो चुका है। जिसमें से कुछ डेजर्ट क्या होगा, रॉकी डेजर्ट होगा, कुछ स्टोनी डेजर्ट होगा, कुछ क्या होगा, सैंडी डेजर्ट होगा, इस तरीके से। अब ऐसा डेजर्ट यानी जो पूरे के पूरे क्या हो, बैरन हो, एब्सोल्युटली बैरन हो, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं हो, कोई वेजिटेशन वहाँ पे नहीं हो, यानी रेयरली ही वहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे डेजर्ट को बोलते हैं ट्रू डेजर्ट। क्या बोलेंगे, ट्रू डेजर्ट बोलेंगे। और डेजर्ट जो है वैसे एरिया में फॉर्म होता है जहाँ पे रेनफॉल जो है क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा। अब देखो, डेजर्ट दोनों तरीके का हो सकता है। हॉट डेजर्ट भी हो सकता है, यानी जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेनफॉल कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, हॉट डेजर्ट हो गया। और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होगा और रेनफॉल नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखो, लैक ऑफ रेन जो है मिड लेटीट्यूड में अगर देखोगे, मेनली जो है तुम्हारा ये किसके कारण से हो रहा है, स्टेबल हाई प्रेशर जोन के कारण से हो रहा है। यानी आप देखोगे मिड लेटीट्यूड का अगर बात करें, मिड लेटीट्यूड करने का मतलब, अगर आप पहले से देख रहे हो, पिछले लेक्चर को देख रहे हो, तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि ये मान लो अर्थ है, तो ये इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के ये 23.5 साउथ, ये वाले एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। इसके बियॉन्ड क्या हो गया, मिड लेटीट्यूड वाला रीजन। यानी इसके जैसे से बियॉन्ड जाओगे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और रेनफॉल कम होगा। तो इसी मिड लेटीट्यूड वाले एरिया का बात कर रहे हैं। तो मिड लेटीट्यूड वाले एरिया में क्या होता है, यहाँ से चूँकि क्या होता है, यहाँ से आप देखो, अगर आप पढ़े होगे थोड़ा सा ज्योग्राफी, तो यहाँ से क्या होता है, चूँकि यहाँ पे ईस्टर्ली आता है विंड, ईस्टर्ली विंड आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर के कारण से ये हीट होगा, हीट होगा तो क्या होगा, ये फेरल सेल का, याद होगा कि फेरल सेल का यानी हेडली सेल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मीन्स हाई प्रेशर एरिया होता है। हाई प्रेशर एरिया जो होता है वो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन को फॉर्म करता है, यानी जिसके कारण से क्या होगा, बारिश नहीं होगा, यानी क्लाउड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होगा तो इस एरिया में क्या होगा, यानी उतना ज़्यादा रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगा। यानी मैं उसी चीज़ का बात कर रहा हूँ कि जो लैक ऑफ रेन जो होता है मिड लेटीट्यूड में, वो मेनली किसके कारण से होता है, स्टेबल हाई प्रेशर जोन के कारण से होता है। ऐसे कारण से जब रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होगा। डेजर्ट इन टेम्परेट रीजन ऑफन लाई इन दी रेन शेडो जोन। दूसरा कारण ये भी है कि वहाँ मोस्टली जो डेजर्ट देखने को मिलेगा, यानी मिड लेटीट्यूड वाले रीजन में देखने को मिलेगा, वो मेनली रेन शेडो जोन में देखने को मिलेगा। अब ये क्या होता है रेन शेडो, आप ये पहले समझ लो। जैसे ये मान लो एक ये माउंटेन है, ये एक माउंटेन है। अब माउंटेन में क्या होगा, ये तो प्लेन हो गया, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाओगे, ऊपर की ओर जाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा और क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो और इसके कारण से क्या होगा, रेनफॉल भी कम होगा। अब देखो, मान लो ये एक माउंटेन है, इधर से विंडवर्ड साइड है, विंड मीन्स जिधर से विंड आ रहा है, विंड आ रहा है, इधर से विंड जो है आ रहा है। इधर मान लो सी है, सी से क्या किया, मॉइस्चर को कैरी करके ले आएगा, मॉइस्चर को कैरी करते हुए आएगा, मॉइस्चर को कैरी करेगा और उसके जैसे ही इसको क्या मिलेगा, ऑब्स्टेकल मिलेगा, तो क्या होगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा और क्या करेगा, यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन कर देगा। क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, उसके अंदर यहाँ पे बारिश होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी मॉइस्चर होगा क्या करेगा, इसी साइड में लूज कर दिया, तो इस साइड को बोलते हैं, जिधर से विंड आ रहा होता है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, विंडवर्ड साइड। अब देखो, अब जब मॉइस्चर को पूरा इधर ही ये क्या किया है, यानी लूज कर दिया, तो इधर जैसे ही एयर जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, ऑलरेडी इसका टेम्परेचर भी कम हो चुका है, तो क्या होगा, हैवी हो जाएगा, यानी
यानी डेंसिटी इसका बढ़ जाएगा तो ये नीचे की ओर जाएगा और ये कंप्रेस होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसके पास उतना मॉइस्चर नहीं है कि इधर बारिश करा सके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड, LEEWARD, LEEWARD, लीवर्ड साइड, या इसी को बोलते हैं रेन शेडो जोन, यानी इधर बारिश नहीं होगा, रेन शेडो एरिया। तो ये ध्यान रखना है। तो ये मिड लेटीट्यूड में यानी जो देखने को मिल रहा है, डेजर्ट जो देखने को मिल रहा है, दो कारण से देखने को मिल रहा है। पहला तो वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया में आता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है, तो वहाँ पे बारिश तो होगा नहीं। दूसरा कारण जो है वो किसके क्या है कि मोस्टली जो डेजर्ट लाई करता है वो मेनली रेन शेडो वाले एरिया में देखने को मिलेगा, रेन शेडो वाले एरिया में देखने को मिलेगा। वो जो हम लोग मैप में देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि रेन शेडो वाले एरिया में मोस्टली देखने को मिलेगा। तो ये दूसरा कारण है मिड लेटीट्यूड में यानी डेजर्ट होने का। वही यहाँ पे देख सकते हो, लैक ऑफ रेन इन द मिड लेटीट्यूड ऑफन ड्यू टू स्टेबल हाई प्रेशर जोन, और डेजर्ट जो होगा इन टेम्परेट रीजन ऑफन लाई इन द रेन शेडो जोन, दैट इज वेयर हाई माउंटेन ब्लॉक ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी, यानी हाई माउंटेन क्या करेगा, मॉइस्चर को ब्लॉक कर देगा सी से। द क्लाइमेट ऑफ दीज बायोम्स इज मॉडिफाइड बाय अल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड, यानी जो क्लाइमेट होता है इस बायोम का यानी डेजर्ट बायोम का, वो मेनली किसके कारण से मॉडिफाई हो रहा है, अल्टीट्यूड के कारण से मॉडिफाई होगा और लेटीट्यूड के कारण से हो रहा है। लेटीट्यूड में जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे यानी लेटीट्यूड इंक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा। उसी तरीके से सेम चीज़ फॉलो करेगा कहाँ पे, सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा अल्टीट्यूड वाले रीजन में, वो ऑलरेडी बता चुके हैं। एट हाई अल्टीट्यूड एट ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर द डेजर्ट आर कोल्ड एंड हॉट नियर द इक्वेटर, क्योंकि अगर माउंटेन पे हम देखें तो जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो डेजर्ट बनेगा वो कैसा होगा, कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखोगे कहाँ पे, लद्दाख वाले रीजन में वो क्या हुआ, हिमालय वाला पार्ट में आ गया, हिमालय वाला पार्ट में आ गया तो हाई एल्टीट्यूड पे है, हाई एल्टीट्यूड पे है तो वहाँ कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। यानी इससे एक चीज़ क्लियर हो गया हम लोगों को कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे इंक्रीज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमको यानी टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा, उसके बाद में वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। हॉट डेजर्ट जो देखने को मिलेगा वो इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल वाले एरिया यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाले एरिया में ही देखने को मिलेगा, हॉट डेजर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा यहाँ पे यानी जो पेरेनियल प्लांट होगा, पेरेनियल प्लांट जैसे हो गया क्रेस्टोस बूस, पेरेनियल प्लांट मीन्स क्या होता है, जो सालों भर एक्टिव रहता है, उसी को बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। तो यहाँ पे अगर आप पेरेनियल प्लांट में देखोगे तो क्रेस्टोस बूस हो गया, ये क्रेस्टोस बूस है। दूसरा कैक्टस हो गया, यानी ये अपने आप को क्या कर लिया, एडॉप्ट कर लिया इस वातावरण में, यानी इस इन्वायरमेंट में ये अपने आप को एडॉप्ट कर लिया इसके अकॉर्डिंग। वहीं पे कुछ कुछ जहाँ पे सैलो डिप्रेस्ड एरिया होगा, सैलो डिप्रेस्ड करने का मतलब ये हो गया कि जैसे ये मान लो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में मान लो, एक मिनट, ये प्लेन एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ, मान लो थोड़ा सा डिप्रेशन हो गया क्रिएट, डिप्रेशन मीन्स गड्ढा थोड़ा हो गया, गड्ढा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इस सैलो डिप्रेस्ड एरिया में जो होगा यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट ग्रीजवुड देखने को मिलेगा, ये ग्रीजवुड है, यहाँ पे सॉल्ट डिपॉजिट है वो ग्रीजवुड देखने को मिलेगा। फिर सीप वुड देखने को मिलेगा, ये सीप वुड है, और सॉल्ट ग्रासेस देखने को यहाँ पे मिलेगा मेनली। अब देखो चूँकि यहाँ पे जो मेन लिमिटिंग फैक्टर है यहाँ पे डेजर्ट में वो क्या है, वाटर है, तो इसीलिए प्रोडक्टिविटी जो होगा ये डेजर्ट इकोसिस्टम का वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड होगा, वाटर पे डिपेंड होगा, यानी रेनफॉल पे डिपेंड होगा डायरेक्टली। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे सॉइल जो है सूटेबल हो, सूटेबल करने का मतलब न्यूट्रिएंट रिच सॉइल हो, तो वहाँ पे इरीगेशन के हेल्प से क्या कर सकते हो, डेजर्ट को जो है प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड में आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको। अब हम लोग जो है यानी डेजर्ट इकोसिस्टम के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो अब देखो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की बेसिस पे अगर डिफाइन यानी क्लासिफाई किया जाए डेजर्ट इकोसिस्टम को, तो टोटल 4 टाइप के डेजर्ट इकोसिस्टम देखने को मिलेगा। पहला हॉट एंड ड्राई डेजर्ट इकोसिस्टम, दूसरा रेन शेडो के बेसिस पे हो रहा था तो रेन शेडो डेजर्ट भी बोल सकते हैं उसको, तीसरा कोस्टल डेजर्ट भी बोल सकते हैं जो कि कोस्टल एरिया में मेनली देखने को मिलेगा, चौथा जो है कोल्ड एंड पोलर डेजर्ट यानी पोलर एरिया हो गया और कोल्ड यानी कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो अब देखो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट वहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे रेनफॉल क्या है, काफ़ी लो है, यानी रेनफॉल बहुत ही कम यानी 25 सेंटीमीटर से कम होगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा, बहुत हाई होगा थ्रू आउट द ईयर जो है, यानी रेनफॉल तक कम होगा, यानी लो रेनफॉल होगा, यानी 25 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल होगा थ्रू आउट द ईयर, यानी एनुअल रेनफॉल जो होगा 25 सेंटीमीटर से कम होगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, थ्रू आउट द ईयर बहुत हाई टेम्परेचर होगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हॉट डेजर्ट देखने को मिलेगा। एग्जांपल क्या है, सहारा डेजर्ट हो गया जो अफ्रीका का है, और थार डेजर्ट इंडिया का जो है, थार डेजर्ट को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोला जाता है। अब देखो दूसरा क्या होगा, रेन शेडो डेजर्ट। रेन शेडो तो हम समझ गए थे क्या होता है रेन शेडो, यानी जो डेजर्ट जो है लीवर्ड साइड, माउंटेन के लीवर्ड साइड में लाई करेगा उसको बोलेंगे रेन शेडो डेजर्ट। इसका एग्जांपल कौन कौन सा हो गया, गोबी डेजर्ट हो गया मंगोलिया का,
फिर हो गया वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न पार्ट। अब इसे समझ लो कि ये मान लो इंडिया है, इंडिया का ये वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट है। जब साउथ वेस्ट मानसून आएगा, साउथ वेस्ट मानसून आएगा तो ये यहीं पे टकराएगा तो क्या होगा, बारिश इधर ही हो जाएगा, वेस्टर्न वाले पार्ट में ही हो जाएगा। ये वेस्टर्न घाट है, ये जो कंटिन्यूस रेंज दिख रहा है ये वेस्टर्न घाट है। तो सारा बारिश यहीं पे हो जाएगा, सारी बारिश यहीं पे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका लीवर्ड साइड हो गया, तो इधर क्या होगा, इधर कम बारिश होगा, इधर कम बारिश होगा तो इधर डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट। दूसरा हो गया सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट यहाँ पे आप देखोगे इसका लोकेशन, ये अगर आप देख सकते हो सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट है। तो सहारा डेजर्ट के जस्ट इधर नॉर्थ में देखोगे यहाँ पे, तो क्या होगा, यहाँ पे एटलस माउंटेन है। एटलस माउंटेन क्या करेगा, जब आप देखो, अब इधर आप देखोगे तो ये क्या हो गया, इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जब यानी समर का टाइम होगा, समर का टाइम में क्या होगा, ITCZ क्या होगा, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होगा। ITCZ जो हो गया, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ ये सब ज्योग्राफी में पढ़ना है। अभी आप सिंपल समझ लो कि ITCZ जब यानी समर के टाइम में क्या होगा, सन के अपेरेंट मूवमेंट के कारण से, क्योंकि सन जो है, ये सन हो गया, सन का अपेरेंट मूवमेंट जो होगा किधर होगा, समर के टाइम में नॉर्थ के साइड में होगा, नॉर्थ के साइड में होगा। इसके कारण से ITCZ भी क्या होगा, नॉर्थ के साइड में शिफ्ट होगा। जब नॉर्थ के साइड में शिफ्ट होगा तो क्या होगा, इधर ईस्टर्ली आएगा। यहाँ पे जो है ट्रेड विंड क्या होता है, ट्रेड विंड ईस्टर्ली होता है, मेनली इधर से आता है, ट्रेड विंड ईस्टर्ली आएगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी इतना दूर नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी ये देखो सी से जा रहा है मॉइस्चर कैरी करके, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए इसके पहले ये मॉइस्चर को लूज कर देगा, तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा, जिसके कारण से डेजर्ट हो गया। तो ये तो हो गया समर के टाइम में। अगर विंटर के टाइम में देखोगे तो विंटर के टाइम में क्या होगा, ITCZ क्या होगा, नॉर्थवर्ड साउथ में शिफ्ट होगा, साउथ में जब शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डोमिनेंट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, यानी वेस्टर्ली डोमिनेंट होगा। वेस्टर्ली जो है, वेस्टर्ली को जब मॉइस्चर कैरी करके लाएगा इधर से अटलांटिक ओशियन या मेडिटेरेनियन सी से जब मॉइस्चर कैरी करके लाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एटलस माउंटेन है। एटलस माउंटेन क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, यानी बारिश इधर ही हो जाएगा, इधर नहीं हो पाएगा। तो दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है, ना तो समर के टाइम में हो रहा है, ना तो विंटर के टाइम में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सहारा डेजर्ट किसका एग्जाम्पल है, सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट का भी एग्जाम्पल है। और यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है चूँकि एटलस माउंटेन, इसलिए रेन शेडो वाला जोन में आता है, इसलिए इसको रेन शेडो डेजर्ट भी बोलेंगे। अब देखो तीसरा डेजर्ट जो होगा वो होगा कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट मीन्स क्या, कोस्टल एरिया में लाई करेगा। अब देखो जब कोस्टल एरिया में क्या होता है कि जब यहाँ पे कोल्ड करंट के यानी कोल्ड ओशियन करंट के, यानी सिंपल समझो ये क्या होता है, तो ओशियन करंट जो होता है, ओशियन करंट, ये पहले सिंपल भाषा में समझो क्या होता है ओशियन करंट। ओशियन करंट ये होता है कि जैसे आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे ये वाटर है, ये नीला कलर में जो दिख रहा है वाटर है, जब इस पे विंड चलेगा, यानी विंड इस पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, विंड के फोर्स के कारण से क्या होगा, वाटर भी मूव करेगा। वाटर जब मूव करेगा तो इसी को बोलेंगे, वाटर के ही मूवमेंट को बोलते हैं ओशियन करंट। अब सिंपल भाषा में ये समझ लो आप। तो ओशियन करंट जो होता है दो तरीके का होता है, एक होता है वार्म करंट, एक होता है वार्म यानी गर्म, और दूसरा होता है कोल्ड। नहीं, दो ओशियन करंट होता है, एक होता है वार्म ओशियन करंट, एक होता है कोल्ड ओशियन करंट। अब देखो जब वार्म ओशियन करंट के इन्फ्लुएंस में विंड आएगा, यानी वार्म ओशियन करंट है यहाँ पे, मान लो वार्म ओशियन करंट यहाँ पे आ गया, तो इसके ऊपर से जो हवा गुजरेगी यानी एयर जो आएगा इसके ऊपर, उसको भी गर्म कर देगा। उसी तरीके से इसका जस्ट उल्टा होगा, कोल्ड करंट जब यहाँ से पास हो रहा है तो इसके ऊपर जब यहाँ से जो विंड पास करेगा वो क्या होगा, कोल्ड हो जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा, यानी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखना कि जो जिसका जो है यानी जो एयर यानी विंड जो होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो उसका मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है ज़्यादा होता है, यानी वो ज़्यादा वाटर को कैरी कर सकता है, यानी मॉइस्चर वो ज़्यादा कैरी करता है। और जो कोल्ड यानी होता है, जो कोल्ड होगा, कोल्ड में क्या होगा, कोल्ड यानी जब होगा तो उसमें जो होगा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, कम होगा। अब देखो जैसे क्या करेगा कि कोल्ड करंट जैसे ही फ्लो करेगा, जब कोल्ड करंट ब्लो करेगा टुवर्ड्स दिस शोर, यानी शोर की ओर आएगा। शोर मीन्स क्या होता है ये समझ लो कि मान लो एक लैंड मास है, ठीक है, ये लैंड है और ये ओशियन है, तो इधर से मान लो ये करंट आ रहा है, तो करंट आ रहा है तो ये क्या होगा, कोस्टल वाला एरिया जो हो गया, ये इसी को बोलेंगे शोर। शोर मीन्स किनारा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जब कोल्ड ओशियन करंट क्या करेगा, शोर की ओर जब ब्लो करेगा यानी लैंड के टुवर्ड्स जाएगा, दीज विंड्स आर कोल्ड, ये क्या होता है, ठंडा होता है, कोल्ड होगा। कोल्ड होगा तो जैसे ये क्या होगा, यानी एयर जो इसके ऊपर में जो कॉन्टैक्ट में आएगा कोल्ड वाटर के, यानी कोल्ड ओशियन करंट के
कॉन्टैक्ट में जो एयर आएगा उसे भी क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा। कोल्ड कर देगा तो इसमें क्या होगा, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाए, कम हो जाएगा तो इसके कारण से क्या होगा, फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या होता है, फॉग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फॉग जो होता है सिंपली क्या होता है, एक थिक क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट होता है, वाटर का ड्रॉपलेट होता है, छोटा छोटा बूंदा बूंदा, वो मैं दिखाता हूँ क्या होता है फॉग, बट टू स्मॉल। लेकिन ये फॉग जो होता है इतना स्मॉल होता है कि ये फॉल नहीं हो पाता है, यानी एज ए रेन ये फॉल नहीं कर पाएगा, नहीं रेनफॉल की तरह ये नहीं गिर पाएगा नीचे। इसके कारण से क्या होगा, ये हैवी फॉग जो होता है ये क्या होता है, लैंड की ओर मूव करने लगता है। लैंड की ओर मूव करेगा तो लेकिन ये यानी फॉल नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है तो लेकिन क्या करेगा, सन के हीट के कारण से क्या होगा, फिर से ये इवेपोरेट हो जाएगा, यानी डिसअपीयर हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, यानी कोई वहाँ पे जहाँ पे कोल्ड ओशन करंट फ्लो होगा वहाँ पे कोई रेन देखने को नहीं मिलेगा, यानी कोई रेनफॉल वहाँ पे नहीं होगा कोस्टल रीजन में। अब कोस्टल रीजन में जब इस तरह से कोल्ड ओशन करंट के कारण से वहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगा तो उसके कारण से क्या होगा, डेजर्ट में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है नामीब डेजर्ट जो कि साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में है, और दूसरा है एटाकामा डेजर्ट नॉर्दर्न चिली में है। तो पहले तो आप ये देख लो, डेजर्ट को देख लो, तो ये आप देख सकते हो नामीब डेजर्ट जो कि साउथ वेस्ट अफ्रीका में है। नामीब डेजर्ट, यहाँ से एक कोल्ड करंट फ्लो होता है, और फिर यहाँ पे देखो आप एटाकामा डेजर्ट है जो कि नॉर्दर्न चाइल्ड में है। तो ये आप देख सकते हो फॉग है, यही फॉग है, इस तरह का आप देखे होगे ठंड के समय में। अब ये देखो ओशियन करंट है पूरा, यहाँ से अब देखो ये मैं डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इधर हो जाएगा कहीं, सॉरी, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो जाएगा। तो ये सिंपल समझो आप कि यहाँ से देखो, यहाँ पे था नामीब डेजर्ट, तो यहाँ पे जो ब्लू कलर वाली दिख रहा है वो क्या है, वो कोल्ड करंट है, जो रेड वाली दिख रहा है वो वार्म करंट है। तो ये देखो यहाँ पे जो नामीब डेजर्ट था यहाँ से क्या पास हो रहा है, वेनेजुएला करंट, वेनेजुएला करंट जो कि क्या है, कोल्ड करंट है। और यहाँ से भी देखो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट था ये यहाँ से क्या पास हो रहा है, पेरू करंट पास हो रहा है। पेरू करंट भी क्या है, कोल्ड करंट है। अब जब कोल्ड करंट है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो विंड चलेगा, विंड यहाँ पे जो फ्लो होगा वो विंड क्या हो जाएगा, यानी मान लो इधर से विंड फ्लो हो रहा है, विंड फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इधर से विंड फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे इसके कांटेक्ट में जैसे आएगा तो विंड का भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा, फॉग का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जैसे ही फॉग का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, फॉग इतना इनफ नहीं होता है फॉग की, वो क्या होगा, लैंड पे फॉल कर सके, लैंड पे फॉल नहीं कर पाता, जिसके कारण से क्या होगा, ये और आगे मूव करने लगेगा। लेकिन ये सन मान लो यहाँ पे है, सन का जैसे ही यहाँ पे रोशनी पड़ेगा, यानी सन का हीट के कारण से क्या होगा, ये इवेपोरेट हो जाएगा और डिसअपीयर हो जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे हो रहा है। अब चौथा जो लास्ट है वो है कोल्ड एंड पोलर डेजर्ट। कोल्ड एंड पोलर डेजर्ट वैसे एरिया का बात हो रहा है जहाँ पे रेनफॉल क्या होगा, बहुत ही लो होगा, यानी वेरी लो रेनफॉल होगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर भी क्या होगा, बहुत लो होगा। बहुत लो मीन्स लगभग -50 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा थ्रू आउट द ईयर। तो ऐसे एरिया में जो है कोल्ड और पोलर डेजर्ट देखने को मिलेगा। ये मेनली टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेगा। टेम्परेट रीजन में अगर देखोगे तो हाई एल्टीट्यूड पे देखने को मिलेगा, और जो है सेंटर ऑफ कॉन्टिनेंट के सेंटर में देखने को मिलेगा। कॉन्टिनेंट मीन्स लैंडमास के सेंटर में देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल अगर देखोगे तो क्या हो गया, अलास्का वाला रीजन हो गया, यहाँ पे हो गया, यानी ईस्ट वाले रीजन में देखने को मिलेगा कोल्ड एंड पोलर डेजर्ट। उसी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में चले जाओगे तो अंटार्कटिका वाला रीजन में देखने को मिलेगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगा, स्पीति हिमाचल का स्पीति वैली में देखने को मिलेगा, फिर उत्तराखंड में कुछ देखने को मिलेगा। और उसी तरीके से अगर यहाँ पे सेंट्रल एशिया का बात करें तो यहाँ पे गोबी डेजर्ट देखने को मिलेगा जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है। फिर पेटागोनिया डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब कोल्ड डेजर्ट है। तो अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूरा वर्ल्ड में कहाँ पर कौन सा डेजर्ट लोकेटेड है। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, बहुत सारे स्टेट क्विज़ेस में पूछ भी चुका है, पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है, यानी मैच द फ्लोइंग करके वो देख सकता है कि कौन सा डेजर्ट जो है किस लोकेशन पे लोकेटेड है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्रीलिम्स के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अफ्रीका में देखते हैं कि कौन कौन सा डेजर्ट है। तो अफ्रीका में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वर्ल्ड का वो है सहारा डेजर्ट। ये आप देख सकते हो सहारा डेजर्ट, जो कि कहाँ पे है, अफ्रीका में है। और ये वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसी का एक्सटेंशन है मेनली। यहाँ पे इजिप्ट हो गया, फिर लीबिया, सीरिया, यानी इजिप्ट, लीबिया और सूडान वाले रीजन में जो है यहाँ पे जो है लीबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। आप एटलस में देख सकते हो इजिप्ट, सूडान,
इजिप्ट, लीबिया और सूडान में देखने को मिलेगा लीबियन डेजर्ट। फिर नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट देखने को मिलेगा जो कि सूडान में ही देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे है कहीं पे, ये सूडान डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हो गया नूबियन डेजर्ट जो कि सूडान में देखने को मिलेगा। फिर नामीब डेजर्ट हो गया, नामीब डेजर्ट नामीबिया में देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे ही है, ये इधर वाली रीजन में देखने को मिलेगा। यहाँ पे कालाहारी डेजर्ट देखने को मिलेगा जो कि बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में आता है। ये 3 रीजन में आता है, इसको याद रखना है किस रीजन में आता है। तो बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब देखने को मिलेगा जो कि देखने को मिलेगा यहाँ पे बुशमैन ट्राइब, बुशमैन ट्राइब। अब यहाँ पे जो नामीब डेजर्ट हम लोग देखे थे, ये नामीब डेजर्ट है। तो नामीब डेजर्ट जो है ये नामीबिया में है मिले, ये जो है यूरेनियम का इम्पोर्टेंट रिजर्व माना जाता है, यानी यूरेनियम यहाँ पे मिलता है। अब देखो ये तो सहारा वाला रीजन हो गया, लेकिन सहारा के जस्ट इधर जाओगे तो यहाँ पे एक मिलेगा साहेल रीजन, जो कि अभी डेजर्ट नहीं है लेकिन सेमी एरिड वाली रीजन है ये, यानी ये भी डेजर्ट में अब कन्वर्ट हो रहा है। तो साहेल वाली रीजन है ये, तो ये ध्यान में रखना है कहाँ पे है साहेल। उसी तरीके से अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में सब 5 डेजर्ट है, 5 या 6 डेजर्ट है। तो पहला है गिब्सन डेजर्ट, तो गिब्सन डेजर्ट देख सकते हो यहाँ पे, ये गिब्सन डेजर्ट है जो कि ऑस्ट्रेलिया में, ये याद रखना है कहाँ पे लोकेटेड है। गिब्सन हो गया, फिर सिम्पसन हो गया, सिम्पसन डेजर्ट भी यहीं पे लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में ही। फिर तानामी डेजर्ट है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही लोकेटेड है। फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, ये आप देख सकते हो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। फिर स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट, ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। तो 6 डेजर्ट हो गए टोटल ऑस्ट्रेलिया में। अब अपन नॉर्थ अमेरिका का बात करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में पहला डेजर्ट जो है वो देखो है ग्रेट बेसिन डेजर्ट, जो कि सबसे ऊपर में है, उसका है। दूसरा है मोजावे डेजर्ट, तीसरा है चिहुहुआन डेजर्ट, और चौथा है सोनोरन डेजर्ट। एक और डेजर्ट है यहीं पे कैलिफोर्निया के आसपास है, उसका नाम है कोलोराडो डेजर्ट। तो ये 5 डेजर्ट है टोटल, ये ध्यान में रखना है कि कैलिफोर्निया में है ये। ग्रेट बेसिन डेजर्ट, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, चिहुहुआन डेजर्ट, ये पाँचों के पाँचों जो है नॉर्थ अमेरिका में डेजर्ट है। अब अपन जो है साउथ अमेरिका का देखते हैं। साउथ अमेरिका में पहला है एटाकामा डेजर्ट, जो कि वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस माना जाता है। दूसरा है पेटागोनियन डेजर्ट जो है ये अर्जेंटीना में है, ये याद रखना है कि पेटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में है। एटाकामा डेजर्ट जो है नॉर्दर्न चाइल में है, यानी चाइल में है। और उसी तरीके से और भी अदर डेजर्ट में देखोगे तो यहाँ पे लगभग है, यानी जस्ट अटाकामा से ऊपर यहाँ पे है। यहाँ पे जो है एक है पेरुवियन डेजर्ट, इसके जस्ट अटाकामा के नीचे देखोगे तो यहाँ पे है मोंटी डेजर्ट। ये सब नाम याद रखना है कि कौन सा कहाँ पे डेजर्ट लोकेटेड है। फिर पेटागोनियन डेजर्ट वो तो देख ही लिए हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये एटाकामा डेजर्ट है जो कि नॉर्दर्न चाइल्ड में लोकेटेड है। ये वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस माना जाता है। यहाँ पे जो मेटालिक मिनरल, यानी यहाँ पे मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल दोनों में ये रिच रिसोर्सेज माना जाता है। मेटालिक मिनरल का और नॉन मेटालिक मिनरल का। मेटालिक मिनरल जिसे हो गया कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया। और नॉन मेटालिक मिनरल जिसे हो गया बोरॉन, लिथियम, सोडियम, नाइट्रेट एंड पोटासियम साल्ट, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो है अटाकामा डेजर्ट में सोडियम नाइट्रेट का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सप्लायर माना जाता है, सोडियम नाइट्रेट का। मोंटी डेजर्ट देखोगे तो ये भी चाइल में ही लोकेटेड है। पेरुवियन डेजर्ट तो पेरू में लोकेटेड हो गया। फिर पेटागोनियन डेजर्ट अर्जेंटीना में है लोकेटेड। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ये रेन शेडो वाले डेजर्ट है, रेन शेडो डेजर्ट है ये। अब बात उठता है कि ये रेन शेडो क्यों है, ये पेटागोनियन डेजर्ट ये सब रेन शेडो क्यों है, क्योंकि यहाँ से पता होगा कि यहाँ से एंडीज माउंटेन गुजरता है, तो इधर ही सारा बारिश हो जाएगा, इधर नहीं होगा, यानी रेन शेडो एरिया में लाइक रहेगा। इसलिए पेटागोनियन डेजर्ट क्या है, रेन शेडो डेजर्ट भी होगा। और चूंकि ये टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेगा तो इसलिए इसको टेम्परेट डेजर्ट भी बोलेंगे। अब अपन एशिया की बात करते हैं। तो एशिया में सबसे पहले अगर हम सऊदी अरबिया का बात करें तो सऊदी अरबियन डेजर्ट, यानी इसमें जो आता है वो पहला है अननफूद डेजर्ट। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा अननफूद डेजर्ट। इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा रूब अल खाली डेजर्ट और अननफूद डेजर्ट, जो कि सऊदी अरबिया में लोकेटेड है। तो अपन थोड़ा रूब अल खाली और अननफूद का थोड़ा सिग्निफिकेंस जान जाते हैं। तो ये सबसे पहले ये जानना है कि एक डेजर्ट है जो कि सऊदी अरबिया में दोनों लोकेटेड है। और देखो अगर हम रूब अल खाली का बात करें तो ये
जो है लार्जेस्ट कंटिन्यूअस सैंड डेजर्ट माना जाता है। और यहाँ पे जो है चूँकि ओपन फील्ड है और ये सऊदी अरबिया मेनली ऑयल फील्ड के लिए जाना जाता है, तो ये यहाँ पे फेमस ऑयल फील्ड जो है वो है साहिबान और दूसरा है साउथ गावर। तो ये ध्यान में रखना है लोकेशन, साहिबान और साउथ गावर जो है साउथ अफ्रीका सऊदी अरबिया में लोकेटेड है, जो कि रूबल खाली डेजर्ट में लोकेटेड है। उसी तरह से अन नफूद का बात करें तो अन नफूद जो हो गया ये भी एक ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे 2016 में जो है वर्ल्ड में जो है पहले यानी अफ्रीका और लेवेंट को छोड़ दिया जाए, यानी उसके आउटसाइड अगर देखने को मिले तो यहाँ पे 85,000 ईयर ओल्ड ह्यूमन का फॉसिल्स मिला है, जो कि मॉडर्न ह्यूमन का एविडेंस देता है। ये आउटसाइड दी अफ्रीका है, अफ्रीका को छोड़ करके अगर देखा जाए आउटसाइड कहीं मिला है तो वो सऊदी अरबिया में ही मिला है, अन नफूद डेजर्ट में। अब देखो अगर हम ईरान का बात करें, ईरान में 2 डेजर्ट है, एक है दस्त लूट, दूसरा है दस्त काबीर। तो ये ध्यान में रखना है कि एक है दस्त लूट और दूसरा है दस्त काबीर, ये दोनों का दोनों ईरान में डेजर्ट लोकेटेड है। और ये दस्त लूट है यहाँ पे जो है वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट माना जाता है, ये अकॉर्डिंग टू नासा के डाटा के अकॉर्डिंग ये वर्ल्ड का हॉटेस्ट डेजर्ट माना जाता है। और ये जो है लार्ज सॉल्ट डेजर्ट है। तो ये हो गया ईरान का। और एक और कौन था ईरान में, दस्त काबीर। तो 2 डेजर्ट है ईरान में भी, दस्त लूट और दस्त काबीर। अब और यहाँ पे अगर आप अदर देखोगे एशिया में, यानी वेस्ट एशिया में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है कैजल कुम, यानी ये सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हो गया कि सेंट्रल एशिया में देखोगे तो हो गया कैजल कुम डेजर्ट। कैजल कुम डेजर्ट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये तीन यानी कंट्री में लोकेटेड है मेनली, यानी तीनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहला है उज्बेकिस्तान, दूसरा हो गया कजाकिस्तान, फिर तीसरा हो गया तुर्कमेनिस्तान, यानी तीनों में इसका लोकेशन है, तीनों में लोकेटेड है। लेकिन मेनली कहाँ है, उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। और दूसरा हो गया काराकुम डेजर्ट। काराकुम डेजर्ट जो है मेनली तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है। अब इसका हम लोग थोड़ा सिग्निफिकेंस के बारे में जान लेते हैं। तब देखो कैजल कुम डेजर्ट 3 एरिया में लोकेटेड है, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये मेनली फेमस है, यहाँ पे गोल्ड डिपॉजिट है, यूरेनियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, नेचुरल गैस एंड ऑयल के लिए फेमस है ये एरिया। फिर उसी तरह से काराकुम डेजर्ट का बात करोगे जो कि सेंट्रल एशिया वाला पार्ट हो गया, ये भी तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड है, जो कि मेनली अगर इसके ईस्ट में देखोगे, यानी ये कैस्पियन सी के ईस्ट में लोकेटेड है। यहाँ पे एक बार आप लोकेशन, अगर यहाँ पे आप मैप में दिख रहा होगा तो ये जो दिख रहा है ये है कैस्पियन सी। तो ये कैस्पियन सी के ईस्ट में लोकेटेड है। और इसके जस्ट नॉर्थ में, काराकुम डेजर्ट के जस्ट नॉर्थ में जो है यहाँ पे अराल सी लोकेटेड है। इसके नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो यहाँ से एक रिवर फ्लो करती है, वो है अमू दरिया रिवर। और जो है कैजलकुम डेजर्ट इसके नॉर्थ ईस्ट में है। तो ये लोकेशन ध्यान में रखना है कि कैजलकुम अगर देखोगे तो ये क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट वाले में हो गया। काराकुम से नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। यहीं से क्या होता है कि अमू दरिया रिवर फ्लो करती है। ये जो है इसके जस्ट यानी वेस्ट में जो है क्या है, कैस्पियन सी है, और नॉर्थ में जो है इसका क्या है, अराल सी है। अब ये एरिया देखो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, काराकुम डेजर्ट। तो ये कैस्पियन सी के ईस्ट में लाई करता है, ये सब देख लिए थे हम लोग। ये होम टू दरवाज़ा गैस गेट्स जो है यहीं पे लोकेटेड है। और उसका जो यहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस का भी बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है। अब दूसरा जो है डेजर्ट है वो है टकलामाकन डेजर्ट, वो चाइना में देखने को मिलेगा। फिर हो गया गोबी डेजर्ट जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है, वो मंगोलिया में है लोकेटेड। फिर थार डेजर्ट हो गया जो कि इंडिया में है, ये लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है साउथ एशिया का, और ये मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है वर्ल्ड का। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, लगभग 83% पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये तो था कि वर्ल्ड में कौन कौन सा डेजर्ट है, कहाँ पे लोकेटेड है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़े थे शुरू में, याद होगा कि जो है यानी जो यानी बायोटिक फैक्टर कंपोनेंट जो होता है वो क्या करता है, एबायोटिक फैक्टर, और बायोटिक फैक्टर से क्या करता है, यानी उसके साथ इंटरेक्ट करता है, इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। तो यहाँ पे एबायोटिक फैक्टर से ये किस तरीके से डील करता है। एबायोटिक फैक्टर यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर कम हो गया, कहीं पे बहुत ही कम टेम्परेचर होगा, कहीं पे बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और प्रेसिपिटेशन बहुत ही कम होगा। तो इससे अडॉप्ट करने के लिए, यानी यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, यानी जैसे प्लांट हो गया
या एनिमल हो गया, वो यहाँ पे किस तरीके से सर्वाइव करता है, यानी अपने आप को किस तरीके से इस कंडीशन में अपने आप को ढालता है, यानी अडॉप्ट करता है। तो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो डेजर्ट प्लांट जो होता है हॉट और ड्राई कंडीशन में हम पहला देखेंगे कि हॉट और ड्राई कंडीशन यानी हॉट डेजर्ट में किस तरीके से अपने आप को सर्वाइव करता है, यानी अडॉप्ट करता है। तो प्लांट किस तरीके से करता है, उसके अंदर फिर एनिमल के बारे में देखेंगे। तो प्लांट जो होता है वो मेनली यहाँ पे जो प्लांट देखने को मिलेगा डेजर्ट वाले एरिया में मेनली श्रब्स देखने को मिलेगा। श्रब्स मीन्स जिसका हाइट छोटा होगा, यानी हाइट के बेसिस पे जो है फॉरेस्ट को जो है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, ट्री को जो है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जिसका हाइट छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे, श्रब बोलेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली जो है श्रब देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनफ रेनफॉल नहीं है। इनफ रेनफॉल नहीं होगा तो क्या होगा, इसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे श्रब देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे जो प्लांट होगा यानी श्रब्स जो होगा उसमें क्या होगा, लीव्स अब्सेंट होगा, या तो अगर होगा भी तो क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा, यानी साइज रिड्यूस्ड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, या तो कांटे में कन्वर्ट हो जाएगा, थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी लीव्स जो होगा या तो अब्सेंट होगा या तो रिड्यूस्ड इन साइज और ये थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो लीव्स एंड स्टेम जो होगा वो सक्युलेंट होगा। सक्युलेंट कहने का मतलब थोड़ा थिक होगा, जिसके कारण से उसमें क्या कर सके, वो वाटर को स्टोर कर सके, वाटर और फूड को स्टोर कर सके। तो लीव्स और स्टेम जो होगा सक्युलेंट होगा और वाटर स्टोरिंग होगा। इन सम प्लांट इवन स्टेम कंटेन क्लोरोफिल फॉर फोटोसिंथेसिस। जनरली हम लोग क्या पढ़े कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, जो क्लोरोफिल जो फोटोसिंथेसिस कराता है वो किस में प्रेजेंट होता है, लीफ में प्रेजेंट होता है। लेकिन यहाँ पे लीफ जो होता है या तो छोटा होता है या तो होता ही नहीं है। तो जिसमें नहीं होगा तो क्या होगा, स्टेम जो होगा, स्टेम मीन्स मान लो एक प्लांट है, ये प्लांट है, प्लांट वाला जो ये है ये वाली, इसी को बोलते हैं स्टेम। स्टेम तो इसी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, यानी इन सम प्लांट इवन स्टेम में जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा जो कि फोटोसिंथेसिस करेगा। रूट सिस्टम इसका क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा। क्यों होगा वेल डेवलप्ड, अब देखो इसको चूंकि यहाँ पे वाटर मिलता नहीं है, यहाँ रेनफॉल होता नहीं है, तो इसका रूट सिस्टम क्या होता है कि ये वाटर के सर्च में जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, यानी हेरी होगा और बहुत ज़्यादा इधर उधर, यानी बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होगा, यानी बहुत ज़्यादा फैला हुआ होगा, लार्जर एरिया में फैला होगा। क्यों? क्योंकि वाटर के सर्च में ऐसा करता है। तो रूट सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड स्प्रेड ओवर एन लार्ज एरिया। तो इस तरीके से ये अडॉप्ट करता है इस कंडीशन में प्लांट अपने आप को। तो पहला कुछ आगे पढ़ने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आप क्वेश्चन को देख सकते हो, ये क्वेश्चन जो है 2018 के प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशन अकर इन द डेजर्ट एरिया, यानी डेजर्ट एरिया में लीफ अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई करता है टू इनहिबिट वाटर लॉस, यानी वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सब जो एडोप्टेशन कर रही थी प्लांट, वो क्यों कर रही थी, ताकि कम से कम वाटर का लॉस हो। तो किस तरीके से यहाँ पे जो है लीफ अपना मॉडिफिकेशन करता है। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि क्या होगा, लीफ क्या होगा, या तो होगा ही नहीं, या तो क्या होगा स्मॉल साइज में, यानी साइज उसका रिड्यूस हो जाएगा, और कैसा होगा, सक्युलेंट होगा और वैक्सी होगा। वैक्सी मीन्स मोम टाइप का, जैसे आप शेप देखे होगे तो शेप में शेप क्यों उतना अति दिखता है, यानी चमकदार क्यों दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर वैक्स लगा हुआ होता है, मोम लगा हुआ होता है, तो हार्ड रहता है ताकि वो वाटर लॉसेस क्या होगा, कम से कम हो। जो कि वैक्सी हो गया, वैक्सी लीफ देखने को मिलेगा। वैक्सी मीन्स मोम की तरह हो गया, और हार्ड यानी चिपचिपा टाइप का थोड़ा रहेगा, जिसके कारण से कम वाटर लॉस। तो हार्ड और वैक्सी लीव, यानी ये पहला करेक्ट है। दूसरा हो गया टाइनी लीव्स, यानी या तो छोटा साइज होगा लीव का, या तो क्या होगा वो थॉर्न में कन्वर्ट हो जाएगा, तो टाइनी लीव्स हो गया। दूसरा क्या, तीसरा क्या हो गया, थॉर्न इंस्टेड ऑफ लीव्स, यस ये भी करेक्ट है। तो ऑल थ्री आर करेक्ट, तो ये डी, ये करेक्ट। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहाँ से आप देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है, 2018, 19 सब में पूछा गया इस तरीके का क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट जो चीज़ पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा सा बायोलॉजी का यानी बॉटनी का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। तो हम लोग पहले उसको पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको जो है डिफरेंट ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है, हायरार्की एक बनाया गया है इसका, यानी क्लासीफाई करके इसको जो भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे प्रेजेंट है उसको डिफरेंट चीज़ों में क्लासीफाई किया गया और एक हायरार्की बना दिया गया है। इसको जो करने वाले थे वो 3 बायोलॉजिस्ट थे। पहला थे अर्नेस्ट हैकल जो कि 1894 में, और रॉबर्ट विटकर 1969 में, और कार्ल उज जो कि 1997 में। ये तीनों मिलकर के क्या किया, ये तीनों बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जो है टोटल जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पे उसको 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। क्या किया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया, 5 किंगडम्स।
और ये पांचों किंगडम कौन कौन सा है? तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटेस्टा, और तीसरा है फंजाई, चौथा है प्लांटी, और पांचवा है एनिमिलिया किंगडम। तो इस तरीके से 5 किंगडम में ये तीनों बायोलॉजिस्ट ने मिल करके इसे यानी जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, यानी ये ग्रुप को बोला किंगडम, यानी 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगी और प्लांटी और एनिमिलिया। तो आज हम लोग जो सबसे पहले में पढ़ेंगे, आज हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग प्लांट के बारे में ही, प्लांट के सर्वाइवल के बारे में पढ़ रहे हैं। बाकी ये हम लोग जब जनरल साइंस का लाएंगे तो उसमें पूरा हम लोग डिटेल में बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग प्लांट के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। अब देखो, जो प्लांट किंगडम है उसको फर्दर जो है डिफरेंट पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंट बेसिस पे। तो पहला बेसिस जो था प्लांट किंगडम को डिवाइड करने का, प्लांट किंगडम को डिवाइड करने का, वो बेसिस था कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी, यानी उसका प्लांट जो है उसका डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट बॉडी पार्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे 2 पार्ट में इसको क्लासीफाई किया गया। यानी प्लांट किंगडम को ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ प्लांट बॉडी, यानी प्लांट बॉडी को उसका डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नहीं, यानी उसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं रूट है कि नहीं, स्टेम है कि नहीं, लीफ है कि नहीं, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट को उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे जो है 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। पहला मैं एक फिगर दिखा, जिसे आप ये फिगर को देख के बताओ। ये फिगर में आप ये बता सकते हो कौन सा इसका रूट है, कौन सा इसका लीफ है, कौन सा इसका स्टेम है। ये डिफरेंट इसका बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या? तो इसी बेसिस पे कि आइडेंटिफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बेसिस पे जो है 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब देखो, जिसके पास नहीं होगा, विच डू नॉट हैव, जिसके पास नहीं होगा डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, यानी जिसमें अलग अलग नहीं कर सकते हो कि कौन सा इसका स्टेम है, कौन सा इसका लीफ है, यानी जिसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, उसको बोलते हैं पार्ट, ऐसे को बोलते हैं, ऐसे प्लांट को बोलते हैं थैलोफाइटा, ठीक है। और जिसको होगा उसमें फिर फर्दर हम डिवीजन करेंगे। तो जिसमें 2 बेसिस पे इसमें डिफरेंशिएट किए कि बॉडी पार्ट्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि नहीं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं नहीं कि, यानी रूट आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, स्टेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, लीफ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं, उसके बेसिस पे हम पहला इसमें डिफरेंशिएशन कर दिए प्लांट किंगडम को, क्या कि थैलोफाइटा हो गया। दूसरा इसमें जिसको नहीं होगा, यानी जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट नहीं होगा, उसको बोलेंगे थैलोफाइटा, जो कि मैंने अभी फिगर में दिखाया था आप लोगों को। उसका जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट होगा, लेकिन उसमें एक और क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन होगा क्या कि इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो होगा कि नहीं है, यानी वेस्कुलर ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है कि नहीं, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है या नहीं, उसके बेसिस पे करेंगे। तो जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा, विदाउट वेस्कुलर टिश्यू, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। तो ये ब्रायोफाइटा हो गया, जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। वेस्कुलर टिश्यू सिंपल समझो, सिंपल भाषा में, बाकी हम लोग बायोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। वेस्कुलर टिश्यू एक सिंपल एक पाइप रहता है जिसमें जो है वाटर को कैरी करता है, फूड को कैरी करता है प्लांट, उसी को बोलेंगे वेस्कुलर टिश्यू। तो ब्रायोफाइटा, यानी जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। और जिसमें होगा, विच हैव वेस्कुलर टिश्यू, उसको फिर से फर्दर क्लासीफाई कर। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक होगा कि कौन सीड प्रोड्यूस करता है और कौन सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। तो जो सीड प्रोड्यूस करेगा, जो सीड नहीं प्रोड्यूस करेगा, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं करेगा उसको बोलेंगे क्रिप्टोगेम्स, यानी जो सीड नहीं प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। तो जो सीड नहीं प्रोड्यूस करता है उसके बेसिस पे अगर क्लासीफाई करेंगे तो तीसरा क्लासिफिकेशन होगा, वो होगा टेरिडोफाइट्स। और जो सीड प्रोड्यूस सीड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इसमें फिर से फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे क्या कि सीड का कवरिंग है या नहीं है। अब जो सीड प्रोड्यूस करता है, जैसे यहाँ पे जो सीड प्रोड्यूस नहीं करता है उसको बोलेंगे क्रिप्टोगेम,
और उसमें क्या आ गया, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट इसके कैटेगरी में आ गया जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। और जो सीड प्रोड्यूस करेगा उसको बोलेंगे फेनिरोगैम्स। फेनिरोगैम्स, ठीक है। अब देखो जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है, अब सीड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें फिर फर्दर क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या सीड का कवरिंग है या बिना कवर का है। अगर बिना कवर का है कि बियर्ड नेक्ड सीड्स, बियर्ड नेक्ड सीड कहने का मतलब कवर नहीं है, विदाउट कवर, विदाउट कवरिंग ऑफ सीड, जिसमें सीड का कवर नहीं है, यानी सीड को कवर किए हुए नहीं है, तो उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। तो ये चौथा क्लासिफिकेशन हो गया। अब पाँचवा जिसमें यानी कवरिंग होगा, सीड का कवरिंग होगा, तो जिसमें कवरिंग होगा उसको बोलेंगे, उसमें आ जाएगा हमारा एंजियोस्पर्म्स, यानी जिसमें क्या हो गया, जिसमें सीड का कवरिंग होगा उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। यानी ये जो हो गया वेल डेवलप्ड हो गया, वेल डेवलप्ड प्लांट हो गया, यानी जिसमें सीड होगा, सीड का कवरिंग भी होगा, यानी सबसे वेल डेवलप्ड हो गया। जैसे आप देखो, आप समझने की कोशिश करना, जैसे आप जब बच्चे थे, एक चाइल्ड हो गया, चाइल्ड में क्या हो गया, एक समझदारी बहुत कम होता है, यानी बच्चा होता है ये बेचारा। अब जब थोड़ा सा इसका एज बड़ा होगा तो थोड़ा थोड़ा ये समझना स्टार्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा समझना स्टार्ट करेगा। फिर अब इस मान लो अडल्ट एज में आ गया, यानी 18 से 25 साल वाले एज में आ गया, तो क्या होगा, इसका समझदारी और बढ़ेगा। जैसे जैसे ये मान लो अब मिडिल एज में आ गया, यानी मिडिल एज में यानी मान लो 45-50 के एज में आ गया, 45-50 के एज में इसका और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। और जब पूरा ओल्ड एज में आ जाएगा, ओल्ड एज में आ जाएगा तो क्या हो गया, ये और ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा, यानी इवॉल्व हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, इसका इवॉल्व हो रहा है, यानी धीरे धीरे इसका अंडरस्टैंडिंग में क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, यानी चेंजेज आ रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे जो सबसे पहले नंबर हुआ था, यानी जो प्लांट जो आया था, प्लांट का भी क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, कि जो पहले से आया होगा प्लांट जो आया होगा उसमें क्या होगा कि वेल डेवलप्ड नहीं होगा। जिस तरह से न्यूक्लियस में था कि वेल डेवलप्ड जो नहीं था उसको क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया कि जो प्लांट जो है यानी वेल डेवलप्ड नहीं था शुरू में, यानी जिसमें आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि उसका, यानी डिफरेंट बॉडी पार्ट को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे कि कौन सा उसका रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा लीफ है, तो उसको क्या बोल दिए हम लोग, उसको बोल दिए थैलोफाइटा। फिर उसके बेसिस पे आप वो तो हो गया, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा क्या होगा कि उसका डिफ्रेंशिएटेड बॉडी पार्ट होगा, यानी उसमें बॉडी पार्ट को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन उसमें अब देखें हम लोग कि वैस्कुलर टिश्यू है कि नहीं है, यानी फूड कैरी करने वाला जो पाइप होता है, यानी वाटर कैरी और फूड कैरी करने वाला जो पाइप होता है वो प्रेजेंट है कि नहीं है। जिसमें नहीं प्रेजेंट है, यानी शुरुआत वाला जो होगा क्या होगा, उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, उसमें नहीं प्रेजेंट होगा तो उसको बोलेंगे ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में क्या हो गया, अब ब्रायोफाइटा में क्या हो गया, वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन उसका बॉडी पार्ट क्या होगा, डिस्टिंग्विश्ड होगा, यानी आप उसको यानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से अब जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होगा, अब वैस्कुलर टिश्यू होगा, वैस्कुलर टिश्यू भी है, उसका बॉडी पार्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, यानी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब उसमें फर्दर सब डिवीजन हुआ है, यानी कैटेगराइजेशन किया गया है किसके बेसिस पे कि क्या वो अपना सीड प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब वो अपना सीड प्रोड्यूस कर सकता है, जो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है उसको बोलेंगे क्या चीज़, टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स यानी ये जो पुराने वाला होगा क्या होगा, टेरिडोफाइट्स हो गया। अब टेरिडोफाइट्स हो गया, उसी तरीके से अब जो सीड प्रोड्यूस कर सकता है, जो सीड प्रोड्यूस कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फेनिरोगैम्स। फेनिरोगैम्स में दो कैटेगरी आ गया, इसमें भी अब फर्दर क्लासिफिकेशन होगा। जो प्रोड्यूस कर सकता है सीड, कि जो पहले वाला होगा उसमें क्या होगा, सीड का कवरिंग नहीं होगा। अब देखो चूंकि यहाँ पे पहले जो लाइफ हमारा स्टार्ट हुआ था, अगर आप इवोल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो तो लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो ओशियन से स्टार्ट हुआ था। यानी पहला जो प्लांट था वो कहाँ पे था, ओशियन में था, यानी वाटर बॉडी में था, तो उसके अकॉर्डिंग ढला हुआ था। लेकिन ब्रायोफाइटा जो आया, ब्रायोफाइटा जो था, ब्रायोफाइट वो क्या था, यानी ब्रायोफाइट एक तरह का क्या हो गया, दोनों में, यानी लैंड पे भी है और वाटर बॉडी वाला पार्ट पे भी, एक तरह से आप समझो मैंग्रोव टाइप का, कि वाटर बॉडी वाला पार्ट पे भी है और ये लैंड वाला पार्ट पे भी है। अब फिर क्या होगा, अब लैंड की ओर मूव करेगा प्लांट, कहाँ पे अब डेवलप्ड होगा, टेरेस्ट्रियल एरिया, लैंड वाले एरिया में। तो लैंड वाले एरिया में डेवलप होगा तो क्या होगा, वहाँ पे अब क्या चाहिए उसको, सीड को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए ना सीड को, क्योंकि वहाँ पे वाटर उतना नहीं मिलेगा। वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो क्या होगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका जर्मिनेट कर ही नहीं पाएगा सीड, यानी नेक्स्ट जनरेशन उसका बढ़ ही नहीं पाएगा। तो उसके बेसिस पे क्या होगा, धीरे धीरे उसमें क्या होगा, इवोल्यूशन हो करके उसमें सीड का कवरिंग डेवलप्ड हो जाएगा।
तो उसी के बेसिस पे इस तरीके से प्लांट किंगडम को फर्दर 5 क्लास में क्लासीफाई किया गया है। पहला ब्रायोफाइटा, जिसमें कि बॉडी पार्ट को भी डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हो, सॉरी थैलोफाइटा, जिसमें बॉडी पार्ट को यानी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो कि कौन सा लीफ है कौन सा स्टेम है। और फिर क्या हो गया नेक्स्ट जो डेवलप होगा उसमें क्या ब्रायोफाइटा, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट तो कर सकते हो लेकिन वैस्कुलर टिश्यू उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। अब जो होगा तीसरा जो होगा वो क्या होगा, वो होगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या होगा कि उसका बॉडी पार्ट को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो, फिर उसमें वैस्कुलर टिश्यू भी होगा, लेकिन वो अपना सीड को खुद से प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी वो अपना सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, जो सीड नहीं प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोगेम्स। तो ये टेरिडोफाइटा आ गया उसके कैटेगरी में, क्रिप्टोगेम्स वाले कैटेगरी में। फिर जो अपना सीड प्रोड्यूस करेगा उसको फिर फर्दर हम क्लासीफाई करेंगे। उसको में क्या हो गया, बियर नेक्ड सीड, यानी जिसमें सीड का कवरिंग नहीं होगा, और एक में क्या होगा, सीड का कवरिंग होगा। तो बियर नेक्ड सीड में क्या हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म। और जिसमें कवरिंग होगा सीड का उसको क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म बोलेंगे। अब जिम्नोस्पर्म को बियर नेक्ड सीड मतलब जिसमें कवरिंग नहीं होगा उसको बोलेंगे। इसको कैसे याद रखना है, इसको याद रखने के लिए ये समझना कि जिम्नोस्पर्म का बात हो रहा है। जिम मीन्स क्या चीज़, जिम जाते हो तो क्या होगा, तो वहाँ पे शर्ट उट खोल दिए एकदम पूरा, उसके बाद में हम बॉडी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से याद रखना है कि जिम में जो एक्सरसाइज आप करते हो यानी शर्ट उट उतार के करते हो यानी जिम में, तो इसीलिए हो गया बियर्ड नेक्ड सीड, यानी जिम्नोस्पर्म यहाँ से याद रखना ना। बाकी दूसरा हो गया एंजियोस्पर्म। तो इस तरीके से हो गया प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन। अब देखो एक पढ़ेंगे हम लोग लाइफ स्पान के बारे में, लाइफ स्पान साइकिल, लाइफ स्पान। अब देखो लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ साइकिल देखो क्या होता है, लाइफ साइकिल सिंपल समझो, एक चाइल्ड हुआ, चाइल्ड से ये अडल्ट वाले एज में गया, अडल्ट वाले एज में जाने के बाद ये मैरिजेबल एज में आएगा, उसके अंदर इसका शादी हो जाएगा, मैरिज हो जाएगा। मैरिज के बाद क्या करेगा, खुद का रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा और इससे फिर चाइल्ड उत्पन्न होगा, और यही चाइल्ड फिर से क्या करेगा, इस तरह से साइकिल खत्म होगा, ये फिर अपना रिप्रोडक्शन करके इसका क्या होगा, इसका डेथ हो जाएगा। यानी अब क्या हो रहा है, ये साइकिल रिपीट हो रहा है। अगर मान लो कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो इस तरीके से क्या होगा, वो स्पीसीज ही खत्म हो जाएगा दुनिया से, एक समय पर जा करके उसका खत्म हो जाएगा, यानी लाइफ साइकिल कंटिन्यू ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि एक तो लाइफ स्पान होता है ना, कोई भी इंसान जो है 70 साल 75 साल, ये क्या होगा 70-75 साल के बाद उसका डेथ हो जाएगा, फिर क्या हो गया, उसका नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़ेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये एक लाइफ साइकिल चल रहा है कि यानी बर्थ हुआ, बर्थ से लेकर के डेथ तक ये क्या हुआ, एक लाइफ साइकिल हुआ। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान। द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान, यानी लाइफ स्पान के बेसिस पे एंजियोस्पर्म का हम क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। एंजियोस्पर्म मीन्स क्या, कि इसका जो सीड होगा उसमें क्या होगा, कवर होगा, यानी कवर्ड सीड होगा इसमें। अब देखो ये लाइफ स्पान के बेसिस पे इसको जो है 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कितने कैटेगरी में, 4 कैटेगरी में एंजियोस्पर्म को डिवाइड किया, क्लासीफाई किया गया है। लाइफ स्पान कहने का मतलब उसका जब से वो डेवलप हुआ यानी बर्थ हुआ है उसके बाद में उसका डेथ तक, यानी क्या वो करता है अपने लाइफ साइकिल में। जिस तरह से एक इंसान वाला लाइफ साइकिल मैंने समझाया उसी तरीके से इसका लाइफ साइकिल को अब देखेंगे। तो अब देखो, तो इसमें पहला कैटेगरी जो होता है एफीमर्मल्स होता है, एफीमेरल्स होता है, एफीमेरल्स प्लांट, या तो इसी को बोलते हैं थेरोफाइट्स, एफीमेरल प्लांट्स या तो थेरोफाइट्स। इसका लाइफ स्पान जो होता है बहुत ही शॉर्ट होता है, लाइफ स्पान बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है, वेरी शॉर्ट, लगभग यानी समझो आप तो 14 से 15 दिन का होता है मैक्सिमम, यानी 4 से 5 वीक का मैक्सिमम होता है इसका लाइफ स्पान, 4 से 5 वीक का होता है मेनली। इसका लाइफ स्पान बहुत ही छोटा होता है। यानी लाइफ स्पान करने का मतलब ये हो गया कि सीड है, सीड ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर के क्या होगा, प्लांट में कन्वर्ट होगा, प्लांट क्या करेगा, फ्लावर करेगा, फ्लावर करेगा, उसके अंदर फिर से सीड का, फ्लावर से ही सीड बनेगा और ये फिर क्या होगा, डाई हो जाएगा यानी मर जाएगा। यानी इसका लाइफ स्पान जो होगा बहुत ही कम होगा। यानी ये जो पूरा कंप्लीट साइकिल कर देगा कितने दिन में कर देगा, यानी 4 से 5 वीक में कंप्लीट कर देगा। ये कि ये सीड हुआ, वो जर्मिनेट होगा, प्लांट बनेगा, प्लांट से फ्लावर, फ्लावर से फिर वो
यानी फ्रूट्स यानी सीड डेवलप हुआ, उसके अंदर इसका डेथ हो जाएगा। यानी जिस तरह से ह्यूमन हुआ, ह्यूमन का हुआ एक बच्चा है, बच्चा फिर अडल्ट में जाएगा, अडल्ट में फिर उसका मैरिजेबल एज में उसका शादी हुआ, रिप्रोडक्शन करेगा, फिर नेक्स्ट जनरेशन उसका आएगा और उसका फिर डेथ हो जाएगा। इस तरीके से इसका भी लाइफ साइकिल होता है। तो जिसका लाइफ साइकिल बहुत ही छोटा होता है, यानी 4 से 5 वीक का ऐसा प्लांट जिसका लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट होता है, उसको बोलेंगे एफीमेरल्स प्लांट। क्या बोलेंगे? एफीमेरल्स प्लांट। इससे थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा, यानी ये मेनली जो है एनुअल प्लांट में आएगा। अब दूसरा जो होता है कैटेगरी, वो होता है एनुअल प्लांट। क्या होता है? एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट से पहले पढ़ने के पहले इसको थोड़ा और कुछ जान लेते हैं एफीमेरल्स प्लांट के बारे में। एफीमेरल्स प्लांट जो होता है जनरली देखने को मिलेगा, मेनली कब देखने को मिलेगा? कोई भी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? इनफ वाटर चाहिए, यानी मॉइस्चर चाहिए, और क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो ये मेनली रेनी सीजन के दौरान देखने को मिलेगा। रेनी सीजन में क्या होगा? जैसे ही बारिश थोड़ा सा होगा, उसके अंदर ये तुरंत जर्मिनेट करेगा, उसके अंदर फ्लावर करेगा, उसके अंदर जैसे रेनी सीजन खत्म हुआ उसी में खत्म हो जाएगा। तो ये मेनली जो है इस तरह का जो प्लांट देखने को मिलेगा वो मेनली डेजर्ट वाले एरिया में देखने को मिलेगा। डेजर्ट वाले एरिया में, या तो डेजर्ट या एरिड इसी को बोलते हैं, एरिड वाले एरिया या सेमी एरिड वाले एरिया में। सेमी एरिड में जहाँ पे एरिड से थोड़ा ज़्यादा बारिश होता है, सेमी एरिड एरिया में देखने को मिलेगा। या तो अल्पाइन में, यानी जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही सीवियर होगा, बारिश ना के बराबर होगा, वहाँ पे ये प्लांट देखने को मिलेगा, एफीमेरल्स प्लांट। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है क्लीमो विस्कोसा। दूसरा एग्जाम्पल है इसका मोलुगो सर्बियाना। क्लीमो विस्कोसा। दूसरा एग्जाम्पल है मोलुगो सर्बियाना। इस तरह का प्लांट देखने को मिलेगा। मोलुगो सर्बियाना का तो लाइफ स्पान देखोगे तो 14 से 15 दिन का ही मात्र होता है। तो ये आप देख सकते हो, ये है ये है क्लीमो विस्कोसा। ये क्या हो गया? एफीमेरल प्लांट हो गया, एफीमेरल प्लांट्स। और ये जो हो गया, ये है मोलुगो सर्बियाना। तो ये ध्यान में रखना है कि इसका जो लाइफ स्पान होता है 14 से 15, यानी ये आप देख सकते हो फ्रूट्स फ्लावर देख सकते हो, और जो इसके बाद में सीड आएगा, फ्लावर इसी में सीड रहेगा, तो इसके बाद में क्या होगा? इसका डेथ हो जाएगा। जैसे ही यानी ख़त्म होगा यानी रेनी सीजन, उसके बाद में क्या होगा? इसका डेथ हो जाएगा और ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया। और फिर इसका नेक्स्ट जनरेशन चालू होगा, जैसे नेक्स्ट यानी रेनी सीजन में। तो ये था, हम लोग पढ़ रहे थे एफीमेरल प्लांट्स के बारे में। अब दूसरा जो होता है एनुअल प्लांट्स होता है, यानी जिसका लाइफ स्पान जो होता है 1 साल का होता है। 1 साल कहने का मतलब 1 सीजन होता है। जिसका लाइफ स्पान जो है 1 सीजन होता है, उसको बोलेंगे यानी एनुअल प्लांट्स बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या क्या हो गया? इसका एग्जांपल हो गया राइस हो गया, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, और भी जो देखते हो। जैसे राइस का एग्जांपल लेते हैं या वीट का एग्जांपल लेते हैं। राइस क्या हो गया? खरीफ सीजन क्रॉप हो गया। तो खरीफ सीजन में ही क्या होगा? खरीफ में ही इसको आप बोओगे और खरीफ में ही इसको काट लोगे, ठीक है। तो यानी एक ही लाइफ स्पान में क्या हो गया? ये सारा चीज़, यानी फ्लावर से लेकर के यानी सारा चीज़ कर लिया, सीड का भी फॉर्मेशन कर लिया। तो इसको बोलेंगे यानी एक लाइफ स्पान पूरा ये अपना कंप्लीट कर ले रहा है। कितने? यानी 1 साल के अंदर में कंप्लीट कर ले रहा है, यानी एक ही सीजन कंप्लीट कर ले रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनुअल प्लांट। अब बाइनियल प्लांट मीन्स जो 2 साल में अपना लाइफ स्पान को कंप्लीट करता है, यानी 2 सीजन में कंप्लीट करता हो, 2 सीजन्स में अपना लाइफ स्पान को यानी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता हो, उसको बोलेंगे बाइनियल प्लांट। एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? ओनियन, कैरोट, रेडिस मीन्स मूली, बीट। अब देखो, अब आप बोलोगे ओनियन तो हम लोग यानी 1 साल के अंदर ही उसको यूज कर लेते हैं। तो अब देखो, यानी 2 सीजन कहाँ लगता है इसमें? तो हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ जिस समय वेजिटेटिव फेज जो होता है इसका, उसी समय हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। जैसे कैरोट हो गया, कैरोट में हम लोग फ्लावर का वेट नहीं करते हैं, लोग क्या करते हैं उसके पहले इसको उखाड़ करके खा लेते हैं। तो अगर आप पूरा इसको डेवलप होने दोगे, तो अगर आप 1 साल के लिए पूरा छोड़ दोगे इसको, 2 सीजन के लिए पूरा छोड़ दोगे, तो उसमें क्या होगा? फ्लावर आने लगेगा। फ्लावर के बाद में इसमें सीड आएगा, तो उसके बाद में यानी 2 सीजन में इसका लाइफ स्पान कंप्लीट हो रहा है। उसी तरह से रेडिस में भी हम लोग पहले उखाड़ के खा लेते हैं, यानी वेजिटेटिव फेज में जब होता है उसी समय हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। इसीलिए ये पूरा ग्रोथ नहीं हो पाता है, डेवलप नहीं हो पाता है। अगर आप पूरा डेवलप होने दोगे, यानी
सीड के आने तक इसको डेवलप होने दोगे तो ये टोटल 2 सीजन का टाइम लेता है, इसीलिए इसको बोलते हैं बायनियल प्लांट। अब चौथा जो होता है वो होता है पेरेनियल्स प्लांट। पेरेनियल्स मीन्स क्या हो गया, 2 सीजन से ज़्यादा, जो 2 सीजन से ज़्यादा टाइम में ये यानी होता है, कंप्लीट होता है, अपना लाइफ स्पान को कंप्लीट करता है, उसको बोलेंगे पेरेनियल प्लांट्स। अब पेरेनियल प्लांट को भी फर्दर क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वो फ्रूट और फ्लावरिंग का फॉर्मेशन कितने बार करता है, उसके बेसिस पे इसको यानी 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है मोनोकार्पिक प्लांट और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक और मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक क्या होता है कि जिसमें सीड और फ्लावरिंग जो होगा एक ही बार में होगा, यानी पूरा लाइफ टाइम में वो एक ही बार उसमें सीड और फ्लावरिंग होगा, उसी को बोलेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। और पॉलीकार्पिक प्लांट में क्या हो गया, जिसमें सीड और फ्लावरिंग जो होगा एक रिपीटेड पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो होगा, हर एक साल होगा, रिपीटेडली होगा, जब तक उसका लाइफ स्पान है तब तक होगा, तो उसको बोलेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट। पॉलीकार्पिक प्लांट का एग्जांपल क्या हो गया, मैंगो हमेशा देखते होगा कि जून जुलाई में क्या होगा, यानी मार्च के आसपास, फरवरी मार्च के आसपास क्या होगा, उसमें मंजर आना स्टार्ट होगा, उसके बाद में फिर से क्या होगा कि जून जुलाई से वो पकना स्टार्ट होगा, उसके बाद में फिर से अगले मार्च और फरवरी में वो मंजर आना स्टार्ट होगा, इस तरह से यानी फ्लावर आना स्टार्ट होगा, उसके बाद में फिर से यानी एक रिपीटेडली करता है, यानी हर एक साल उसमें होता है ऐसा। तो मैंगो हो गया, जैक फ्रूट हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा पॉलीकार्पिक प्लांट हो गया। अब मोनोकार्पिक प्लांट का एग्जांपल क्या हो गया, तो बम्बू हो गया। बम्बू जो हो गया 52 ईयर्स में ये एक बार फ्लावर करता है। उसी तरह से एक है एस्ट्रोबिलिन्थियस कुंथियाना, जिसको यानी जो कि यानी नीलगिरी यानी हिल पे देखने को मिलेगा, इसी के नाम पे नीलगिरी पड़ता है। वो जो है एस्ट्रोबिलिन्थियस कुंथियाना, ये जो है 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। 12 साल में जब एक बार फ्लावर करता है तो वो जो हील होता है पूरा क्या होता है, नीला कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, नीलगिरी हिल है। ये लास्ट जो फ्लावर किया था, एक तो किया था 2006 में, फिर किया था 2018 में, लास्ट जो किया था 2018 में, अब फिर करेगा ये 12 साल बाद में 2030 में अब करेगा फ्लावर। जिसे आप ये देख सकते हो, यही है एस्ट्रोबिलिन्थियस कुंथियाना, जो कि नीलगिरी हिल पे देखने को मिलेगा। ये पूरा नीला हो जाता है, उसका अंदर ये अपना फ्लावर करके उसके अंदर सीड का फॉर्मेशन किया, उसके अंदर इसका डेथ हो जाता है, उसके बाद में क्या हो गया फिर से, यानी ये मोनोकार्पिक प्लांट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो इसलिए पढ़ा था कि ताकि बेसिक्स पूरा क्लियर हो, तब ये सब समझने में आसानी होगा। तो अब देखो यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे कि किस तरीके से अडॉप्ट होता है, वहाँ पे जो प्लांट है अपने आप को किस तरीके से अडॉप्ट होता है। तो यहाँ पे जो एक एडॉप्शन होता है वो जो होता है, वहाँ पे जो है ज़्यादातर एनुअल्स प्लांट देखने को मिलेगा। एनुअल्स प्लांट अब समझ में आ गया होगा क्या है एनुअल्स प्लांट, जो अपना लाइफ स्पान को क्या करेगा, विदिन 1 ईयर क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पे एनुअल्स प्लांट जो है देखने को मिलेगा कि व्हेन एवर प्रेजेंट जर्मिनेट होगा, जैसे ही यानी यहाँ पे रेनी सीजन वाला आएगा, शॉर्ट रेनी सीजन, अगर रेनी सीजन आता भी है तो बहुत ही कम पीरियड के लिए, यानी 15 से 20 दिन के लिए मैक्सिमम, तो इतना दिन के लिए आता है। इसी में क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा, फ्लावर करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, यानी सीड का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद इसका क्या होगा, डेथ हो जाएगा। एंड नॉट इन समर एंड विंटर, दिस इज एन एडेप्टेशन टू डेजर्ट कंडीशन, यानी ये अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। यानी इसी तरह का यहाँ पे प्लांट देखने को मिलेगा कि इसका लाइफ स्पान क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट होगा। तो ये तो था हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे प्लांट किस तरीके से अडॉप्ट करेगा। अब जो हम लोग पढ़ेंगे एनिमल किस तरीके से यहाँ पे अडॉप्ट करता है अपने आप को। तो एनिमल जो है क्या करेगा, फिजियोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली और बिहेवियरली तीनों तरीके से एडॉप्शन करेगा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एडॉप्शन में पहले दूसरी क्लास में, कि एनिमल जो यहाँ पे फिजियोलॉजिकली और बिहेवियरली अडॉप्ट करेगा। बिहेवियरली अडॉप्ट कैसे करेगा, तो यहाँ पे चूँकि क्या होगा, बहुत ज़्यादा यानी टेम्परेचर हाई होगा तो क्या करेगा, ये सब जो होता है यहाँ पे फास्ट रनर होता है, यानी फास्ट रन भागता है वो। और ये मेनली क्या होगा, नॉक्टर्नल होगा। नॉक्टर्नल कहने का मतलब ये कि रात के समय ये एक्टिव रहेगा और दिन के समय ये नहीं दिखेगा। क्यों, क्योंकि दिन में हीट बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्या करेगा, वाटर को अपना कंजर्व करेगा। कैसे, तो ये बाय एक्सक्रीटिंग कंसनट्रेटेड यूरिन, यानी यूरिन में जो होगा वाटर का मात्रा जो होगा कम होगा, यानी इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट का मात्रा यानी यूरिया का मात्रा ज़्यादा होगा, यानी कंसनट्रेटेड यूरिन ये निकालेगा ताकि कम से कम वाटर का लॉसेस हो। फिर एनिमल और बर्ड जो होगा जनरली यहाँ पे जो होगा, उसका जो लेग देखने को मिलेगा, यानी ये फिजियोलॉजिकल यानी मॉर्फोलॉजिकल चेंज देखने को मिल रहा है कि उसके स्ट्रक्चर में चेंजेज आ गया कि एनिमल और बर्ड जनरली जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसका लेग जो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा, लंबा होगा, ताकि वो क्या कर सके कि अपना बॉडी को जो है ही
जो हॉट ग्राउंड है यानी टेम्परेचर हाई वाला जो ग्राउंड है उससे ये अपने आप को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके, यानी उससे दूर रखे अपने आप को। और जो लिजर्ड यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो मेनली क्या होगा, इंसेक्टिवोरस होगा, यानी इंसेक्ट को खाने वाला होगा। और ये सब बिना वाटर के जो है बहुत सारे दिन तक रह सकता है। फिर उसी तरीके से हर्बीवोरस एनिमल जो होगा यहाँ पे उसको सफिशिएंट वाटर मिलेगा कहाँ से, सीड से। जो सीड खाएगा उसमें सफिशिएंट वाटर होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि एडॉप्शन हुआ है कि अडॉप्ट कर लिया है प्लांट भी यहाँ पे। और जो प्लांट अडॉप्ट होकर के आया है उसमें जो एंजियोस्पर्म वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो एंजियोस्पर्म जो देखने को मिलेगा उसमें क्या होगा, सीड का कवरिंग होगा। सीड का कवरिंग ही इसी के लिए किया जाता है ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में, यानी एक तो एम्ब्रियो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, दूसरा जो होता है सफिशिएंट वाटर मिल सके उसको। तो सफिशिएंट वाटर जो है उसको कहाँ से मिलेगा, सीड से मिलेगा हर्बीवोरस एनिमल को। कैमल जो है उसको सीप बोला जाता है डेजर्ट का। क्यों? क्योंकि उसका पैडेड फीट होता है, जो कि धंसता नहीं है रेत में नहीं धंसता है, तो ये बहुत स्पीड से चल सकता है। एंड इट कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर सेवरल डेज। यानी उसका जो हम्प होता है, यानी ये मान लो आप को जैसे ये ऊँट को देख सकते हो, कैमल को, तो ये जो होता है इसको हम्प बोलते हैं, HUMP हम्प। तो हम्प जो होता है इसमें क्या होता है, फैट को स्टोर करके रखता है। तो फैट जो होता है क्या करता है, फैट का ऑक्सीडेशन करके ये वाटर में इसे कन्वर्ट कर लेता है। तो इसीलिए जो होता है कैमल जो होता है बहुत लंबे दिनों तक जो है बिना वाटर का रह सकता है। तो इस तरीके से ये अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका फीट जो होता है पैडेड फीट होता है। तो इस तरीके से एक जनरल जो करेक्टरिस्टिक था यानी डेजर्ट का वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग जो है इंडिया में डेजर्ट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया में दोनों तरह का डेजर्ट देखने को मिलेगा। एक तो होगा क्या, हॉट डेजर्ट होगा जो कि थार वाले रीजन में देखने को मिलता है, राजस्थान वाले रीजन में और गुजरात वाले कुछ पार्ट में देखने को मिलेगा। और जो है दूसरा जो होगा टेम्परेट डेजर्ट मिलेगा। टेम्परेट में कौन सा मिलेगा, यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट देखने को मिलेगा। जैसे कहाँ पे, हिमालय वाला रीजन में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहीं पे अल्टीट्यूड ज़्यादा है। जहाँ पे अल्टीट्यूड ज़्यादा हुआ वहीं पे डेजर्ट ये देखने को मिलेगा। तो हिमालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, ये वाले रीजन में देखने को मिलेगा। सिक्किम के कुछ पार्ट में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले में इंडिया में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम लोग हॉट डेजर्ट के बारे में, थार डेजर्ट जो कि है। अब यहाँ पे जो, अब मैं इसको थोड़ा फास्ट लेकर के चलूँगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट होगा। तो क्लाइमेट जो होगा इस रीजन का मेनली क्या होगा, एक्सेसिव ड्रॉट होगा। और क्या होगा, रेनफॉल तो बहुत ही कम होगा और इरेगुलर होगा। रेनफॉल होगा भी तो क्या होगा, इरेगुलर होगा, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे ज़्यादा हो जाएगा, थ्रू आउट द ईयर कॉन्स्टेंट रेनफॉल नहीं होगा। द विंटर रेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया रेयरली पेनिट्रेट इनटू द रीजन, यानी नॉर्थ ईस्ट मानसून वाला जो रेन होता है वो इधर एंटर कर ही नहीं पाता है। फिर नवंबर से मार्च वाले रीजन में देखोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम वेरिएशन होता है टेम्परेचर का। और टेम्परेचर जो होता है कभी कभी यहाँ पे बिलो फ्रीजिंग चला जाता है, यानी जनरली यहाँ पे जाते रहता है बिलो फ्रीजिंग। बिलो फ्रीजिंग कहने का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है नाइट में। ड्यूरिंग अप्रैल एंड जून, अप्रैल और जून के टाइम में आप देखोगे तो हीट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होगा, यानी बहुत हाई टेम्परेचर होगा यहाँ पे। और फ्रिक्वेंट स्कॉर्चिंग विंड कहने का मतलब ये हुआ कि जला देगा, यानी इतना ज़्यादा कहने का मतलब यानी तीखा लगेगा वो, यानी धूप में आप चलोगे तो। प्रिवेल विथ ए ग्रेट डिसिकेटिंग। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही लो होगा, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर है ही नहीं, तो कहाँ से ह्यूमिडिटी होगा। ह्यूमिडिटी नहीं होगा तो क्लाउड नहीं होगा, क्लाउड नहीं होगा तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो यानी आप खुद सोचो कि यहाँ पे आप नाइट में ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लाउड क्या करता है, वो ब्लॉक करके रखता है, यानी हीट को ब्लॉक करके रखेगा। यहाँ पे जैसे ही नहीं रहेगा क्लाउड, क्या होगा, सारा निकल जाएगा, वहाँ से टेम्परेचर रिलीज हो जाएगा रात के समय आउट रेडिएशन के थ्रू। फिर क्लाइमेट इज हॉस्टाइल टू ऑल वेजिटेशन। अब यहाँ पे जो वेजिटेशन होगा तो वो क्या होगा, उसके लिए भी क्लाइमेट बहुत ज़्यादा यानी हॉस्टाइल होगा। ओनली प्लांट एंड एनिमल प्रोसेसिंग स्पेशल एडेप्टेशन, यानी जो अडॉप्ट कर सकता है केवल वही यहाँ पे रह पाएगा, बाकी का यहाँ पे अडॉप्ट नहीं, जो नहीं अडॉप्ट कर पाएगा वो यहाँ पे नहीं रह पाएगा। तो कौन कौन सा जो है एनिमल यहाँ पे पाया जाता है, कौन कौन सा यहाँ पे यानी फ्लोरा और फौना कौन कौन सा यहाँ पे पाया जाता है, वही हम लोग अब पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे फ्लोरा का बात करें, फ्लोरा कहने का मतलब क्या चीज़, प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो प्रॉपर डेजर्ट प्लांट होगा, जो मेन टिपिकल डेजर्ट प्लांट जो केवल डेजर्ट में ही पाया जाएगा, वैसे जो प्लांट यहाँ पे होंगे उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। कैसे, पहला तो वो कि वैसा प्लांट जो क्या करेगा, डायरेक्टली रेनफॉल पे डिपेंड करेगा, दूसरा वैसा प्लांट जो कि सब टेरेन वाटर पे डिपेंड करेगा। सब टेरेन वाटर कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ग्राउंड वाटर है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो दोनों का क्या होगा, एडोप्टेशन अलग अलग होगा, दोनों का एडोप्टेशन। अब जो रेनफॉल पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो क्या होगा, बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए यहाँ पे रेनफॉल होता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे रेनफॉल होगा। अब जिस समय रेनफॉल होगा उसी समय क्या होगा, वो उसी समय वो अपना लाइफ स्पान कंप्लीट करेगा, उसका जैसे रेनफॉल खत्म हुआ उसका डेथ हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो गया उसका लाइफ साइकिल, यानी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। दूसरा जो होगा
सब टीरेन वाटर में रहेगा। सब टीरेन वाटर कहने का मतलब उसका रूट क्या होगा, वेल डेवलप्ड होगा, तभी तो वो रूट यानी ग्राउंड से वाटर खींच पाएगा। तो पहला ग्रुप वाला का बात करते हैं कि जो डायरेक्टली रेन पे डिपेंडेंट है, उसका बात कर रहे हैं। तो इसको फर्दर जो है रेन के बेसिस पे डिपेंडिंग डायरेक्टली अपॉन द रेन, इसको फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया। पहला जो है क्या, एफिमेरल्स प्लांट। एफिमेरल्स प्लांट जो अभी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। एफिमेरल्स प्लांट क्या होता है, जिसका लाइफ स्पान बहुत ही कम होता है, 4 से 5 वीक का होता है, यानी एनुअल प्लांट से भी कम होता है इसका लाइफ साइकिल। एंड दी रेन पेरिनियल्स, दूसरा हो गया रेन पेरिनियल्स और दूसरा पहला हो गया एफिमेरल्स। रेन पेरिनियल्स कहने का मतलब जब तक बारिश रहेगा तब तक इसका लाइफ स्पान रहेगा। एफिमेरल्स मतलब बारिश यानी इसका एक टाइम पीरियड, मान लो 30 दिन का बारिश होगा, यानी 30 डे तक बारिश वहाँ पे हो रहा है, 30 डे तक बारिश हो रहा है। मान लो कोई एक एफिमेरल्स प्लांट है जिसका 14 से 15 दिन का है, जैसे मोलुगो जो हम लोग पढ़े थे, सर्बियाना, मोलुगो सर्बियाना का हम लोग पढ़े थे कि एफिमेरल्स प्लांट है ये, और इसका जो लाइफ साइकिल होता है बहुत ही कम होता है। कितना होता है, 14 से 15 दिन का होता है। 14 से 15 दिन, हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 30 दिन तक बारिश हो रहा है, 30 दिन तक बारिश हो रहा है, लेकिन इसका लाइफ स्पान कितना है, 14 से 15 दिन तक है। तो 14 से 15 दिन के अंदर में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा, उसके अंदर इसका डेथ हो जाएगा। लेकिन ये है रेन पेरिनियल्स। रेन पेरिनियल्स कहने का मतलब ये जब तक बारिश है तब तक तो है ही, लेकिन ये फिर भी उसके बाद में क्या होगा, डेथ तो होगा, लेकिन इसका क्या होगा, स्टेम जो होगा वो क्या होगा, सब टीरेन में यानी दबा हुआ रहेगा, उसमें लगा हुआ रहेगा। जैसे ही फिर बारिश होगा फिर से ये जर्मिनेट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ का प्लांट अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पहले एफिमेरल्स के बारे में। तो एफिमेरल्स जो होता है काफ़ी डेलिकेट एनिमल्स होता है, अभी हम लोगों ने देखा था, जो कि अपेरेंटली फ्री होता है किससे, जेरोफाइलस एडेप्टेशन। जेरोफाइलस एडेप्टेशन करने का मतलब ये हुआ कि ये जो होता है यानी डेजर्ट वाले जो एडेप्टेशन होता है उससे ये फ्री होता है। हैविंग सिलेंडर स्टेम यानी पतला स्टेम होगा इसका, रूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम भी पतला रूट होता है, एंड ऑफन लार्ज फ्लावर्स, और फ्लावर जो होगा इसका लार्ज होगा। दे अपीयर ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर रेन, जैसे ही बारिश होगा क्या होगा, ये फ्लावर करेगा और फ्रूट देगा, और उसके बाद में क्या होगा, उसी शॉर्ट टाइम में क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और डाई एज सुन एज दी सरफेस लेयर ऑफ द सॉइल ड्राई अप। जैसे ही सरफेस लेयर जो होगा सॉइल का वो ड्राई होगा, उसके बाद में इसका डेथ हो जाएगा। एफिमेरल प्लांट्स आर दोज प्लांट डेट आर बोर्न ओनली आफ्टर अकेजनल रेन एंड रिप्रोड्यूस एंड डाई बिफोर ए न्यू ड्रॉट कैम्स, एंड दे टिपिकली हैव देयर फॉर एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल। उसका लाइफ साइकिल काफ़ी शॉर्ट होता है। एग्जाम्पल ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। द रेन पेरिनियल्स, दूसरा कैटेगरी जो था पहला ही कैटेगरी में जो रेन पे डायरेक्टली डिपेंडेंट था, उसमें था दूसरा कैटेगरी जो था वो था रेन पेरिनियल्स, जो कि विजुअल अबव द ग्राउंड ओनली ड्यूरिंग द रेन सीजन, यानी केवल रेनी सीजन में ही क्या होगा, ये अबव द ग्राउंड दिखेगा, बाकी ये जो है अंडरग्राउंड में इसका स्टेम दबा हुआ रहेगा, यानी ढका हुआ रहेगा। लेकिन जैसे रेनी सीजन आएगा ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा। फिर दूसरा ग्रुप जो था जो कि क्या हो रहा था, यानी डिपेंडेंट नहीं था, डायरेक्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट नहीं था, किस पे डिपेंडेंट था, सब टीरेन वाटर पे। सब टीरेन वाटर मीन्स ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट था। तो उसका कैटेगरी अब पढ़ते हैं कि वो किस तरीके से अपने आप को एडॉप्ट करते। तो अब देखो सेकेंड वाला जो है वो सब टीरेन वाटर पे डिपेंड कर रहा है, सब टीरेन वाटर पे डिपेंड कर रहा है। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ जो इंडिजिनस प्लांट है वो यहाँ पे जो मेनली डेजर्ट वाले एरिया में जो प्लांट देखने को मिलेगा उसमें ये एडोप्टेशन हो जाता है कि वो जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है सरफेस के बहुत ही बिलो लेवल से, यानी बहुत ही नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है। उसके लिए क्या होगा, उसके पास जो होगा रूट सिस्टम जो होगा वेल डेवलप्ड होगा, जो कि द मेन पार्ट ऑफ विच जनरली कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर वुडी टैप रूट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेंथ, यानी बहुत ही लेंथ उसका जो होगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा ताकि वो वाटर को सब टीरेन से खींच सके। फिर जनरली अदर जीरोफाइलस एडेप्टेशन, और भी अदर तरीका है कैसे यानी एडॉप्ट करता है यहाँ का प्लांट, तो जिसमें है क्या कि लीफ को क्या करेगा, रिड्यूस्ड कर देगा। हेयरी ग्रोथ क्या होगा, थिक हेयरी ग्रोथ होगा, यानी रूट में बहुत ज़्यादा हेयर होगा। फिर सकुलेंस होगा, यानी मोटा होगा थोड़ा। फिर क्या होगा, कोटिंग ऑफ वैक्स का लेयर होता है जिसके कारण से कम क्या होगा उसका, यानी वाटर का लॉसेस होगा। थिक क्यूटिकल देखने को मिलेगा, यानी प्रोटेक्टिव लेयर जो होगा वो थिक होगा। प्रोटेक्टेड स्टोमेटा जो होता है वो भी प्रोटेक्टेड होगा। और ऐसा सारे के सारे मेनली एक ही पर्पज से होता है ताकि कम से कम लॉसेस हो सके, किसका, ट्रांसपिरेशन लॉस कम से कम हो सके। अब यहाँ पे देखो फौना एनिमल कौन कौन सा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा जो कि ग्रासलैंड में देखने को मिलेगा वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखना है कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कैसा है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसका पॉपुलेशन देख सकते हो क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, ओवर द ईयर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। अभी पॉपुलेशन देखोगे तो 150 से भी कम बचा है इसका। लगभग 50 साल में जो है 90% का पॉपुलेशन का इसका डिक्लाइन हो गया। और ये IUCN में जो है
IUCN जो है उसमें ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। तो ये ध्यान रखना है कि IUCN इसको जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखा हुआ है। IUCN क्या होता है? IUCN जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बॉडी बनाया गया है। ये मेनली यानी क्या करता है, ये एक रेड डेटा लिस्ट बुक पब्लिश करता है। रेड डेटा बुक का पब्लिश करती है ये। इसी में जो होता है क्या करता है, डिफरेंट चाहे प्लांट हो एनिमल हो, उसका क्या करता है डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करके रखा हुआ। तो उसी में जो है इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड मीन्स बहुत ही खतरे पे ये है, यानी ख़त्म होने के कगार पे है इसका पॉपुलेशन, इसलिए इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड में रखे हुए हैं। अब देखो और भी अदर मैमल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसमें से क्या है, एक है ब्लैक बक। क्या है? ब्लैक बक। ब्लैक बक जो आप सुने होगा कि सलमान खान ने मार दिया हिरन को, तो वही है, ब्लैक बक ही है। ये जो है IUCN में लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है, यानी उतना दिक्कत नहीं है, इसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया ब्लैक बक। दूसरा हो गया वाइल्ड एस। वाइल्ड एस का पॉपुलेशन कम हो गया था, लेकिन अब गवर्नमेंट के एफर्ट से जो है इसको बढ़ रहा है इसका पॉपुलेशन। अभी आप देखोगे इसका पॉपुलेशन जो है लगभग 6000 के आसपास है। 2020 में ये अपडेटेड है कि 2020 में इसका पॉपुलेशन लगभग जो है 6000 के आसपास है, और ये वाइल्ड एस है, आप देख सकते हो। और ये जो होता है IUCN की कैटेगरी में नियरली थ्रेटन के कैटेगरी में आता है, ये याद रखना है। और ये मेनली जो देखने को मिलेगा कहाँ पे देखने को मिलेगा, ग्रेट रन ऑफ कच्छ वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेगा, रन ऑफ कच्छ। तो ये ऑलरेडी एक बार UPSC पूछ चुका है, तो इसलिए याद रखना है कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलेगा। तीसरा जो मैमल है वो है चिंकारा। चिंकारा इस तरह का दिखता है, और ये भी जो है लिस्ट कंसर्न है। फिर उसी तरीके से आप देखोगे एक है क्रैकल। क्रैकल जो है एक मीडियम साइज का वाइल्ड कैट है, बिल्ली टाइप का, जो कि मेनली अफ्रीका में ये देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट में देखने को मिलेगा, मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया में देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट एशिया में देखने को मिलेगा, सेंट्रल एशिया वाले रीजन में देखने को मिलेगा, और अरीड एरिया जो है पाकिस्तान वाला वहाँ पे देखने को मिलेगा, और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया यानी राजस्थान गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये है क्रैकल, ये भी लिस्ट कंसर्न है। एक है सैंड ग्रूज। ये याद रखना है, सैंड ग्रूज एक बर्ड है, ये भी लिस्ट कंसर्न है। तो इस तरीके से पूछ देगा सैंड ग्रूज क्या है, तो यानी इस तरह से देख करके ऑप्शन पूछ लेता है क्या है, एक बर्ड है, फ्रॉग है, इस तरीके से पूछ लेता है। तो ये लिस्ट कंसर्न है, जो कि एक बर्ड स्पीसीज है। फिर इसी तरीके से डेजर्ट फॉक्स है, वो भी देखने को मिलेगा, वो भी लिस्ट कंसर्न है। तो ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये सब मैमल स्पीसीज देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नेस्टिंग ग्राउंड है, यानी यहाँ पे फ्लेमिंगो देखने को मिलेगा, एक बर्ड है जो कि यहाँ पे आती है और अपना एग को लेकर करती है। और ये ओनली नॉन पॉपुलेशन है एशियाटिक वाइल्ड एस जो है केवल और केवल यहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ गुजरात वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हॉट डेजर्ट जो था हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, जिसको टेम्परेट वाले रीजन में मेनली देखने को मिलेगा, तो ये इसको टेम्परेट डेजर्ट भी बोलते हैं। तो कोल्ड डेजर्ट जो है इंडिया में कहाँ पे लोकेटेड है, तो लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगा, लद्दाख के लेह वाले रीजन में, कारगिल हो गया, लेह वाले रीजन हो गया कश्मीर का, स्पीति वैली जो हो गया हिमाचल प्रदेश का, फिर उसी तरह से ये क्या बोलते हैं उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, और जो है हाँ नॉर्दर्न उत्तराखंड में हो गया, सिक्किम में हो गया, यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे कोल्ड वाला एरिया और हाई एल्टीट्यूड है। यहाँ पे भी देखोगे कि ये भी मेनली रेन शेडो वाला एरिया में देखने को मिलेगा, जो कि हिमालय माउंटेन है, उसके कारण से यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है, इसलिए ये मेनली रेन शेडो वाला एरिया में देखने को मिलेगा। और जो क्लाइमेट इसका देखोगे तो कोल्ड वेदर होगा, यहाँ पे एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होगा, और डेनडेड ट्रेंड दे आर नॉट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे प्लांट ग्रोथ डेवलप नहीं हो पाएगा, और जो प्लांट होगा भी वो कैसा होगा, आइसोलेटेड होगा, स्कैटर्ड होगा और ओवरग्रेज्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे मेनली ग्रासलैंड देखने को मिलता है, कुछ कहीं कहीं पे आए उस जो होगा ओवरग्रेजिंग होगा। हर्बेसियस श्रब्स आर फाउंड। ग्रेजिंग पीरियड मेनली 3 से 4 महीने का होता है, यानी थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो उसके हेल्प से ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ग्रास का डेवलपमेंट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका देखोगे तो सीवियर एरिड कंडीशन होता है, बहुत ही सूखा होता है, यानी ड्राई एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। मोस्ट ऑफ द पीरियड ये लगभग कभी कभी तो -50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इनसिग्निफिकेंट मानसून, यानी मीन्स मानसून कभी हुआ कभी नहीं हुआ, इस तरीके से। और जो मीन एनुअल रेनफॉल देखोगे तो 40 सेंटीमीटर से भी कम होता है। हैवी स्नोफॉल होता है, जो कि नवंबर से मार्च के बीच में हैवी स्नोफॉल देखने को मिलेगा। सॉइल टाइप देखोगे तो सैंडी से सैंडी लोम तक होता है, ये सॉइल टाइप में पढ़ना है हम लोग को, तो सॉइल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम बता दें। सॉइल का पीएच वैल्यू देखोगे तो न्यूट्रल से लेकर के स्लाइट अल्कलाइन की, तो ये न्यूट्रल क्या होता है, देखो पीएच वैल्यू को जनरली 0 से 14 के बीच में डिनोट करते हैं। 7 जो होता है न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है। तो न्यूट्रल 7 से कम होगा तो उसको बोलेंगे एसिड है, एसिडिक है, और 7 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलेंगे बेसिक है, बेसिक, इसी को बोलते हैं अल्कलाइन।
तो यहाँ पे जो सॉइल देखने को मिलेगा न्यूट्रल से लेकर के स्लाइट अल्कलाइन तक देखने को मिलेगा। सॉइल न्यूट्रिएंट अगर देखोगे तो पुअर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कंटेंट देखने को मिलेगा। सॉइल हैज लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, सॉइल उतना वाटर भी रिटेन नहीं कर सकता। ऑलरेडी सब पढ़ा चुके हैं हम ट्री वाले चैप्टर में, तो ऑलरेडी वहाँ से आप समझ जाओगे। विंड इरोजन जो होगा ज़्यादा कॉमन होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होगा नहीं, तो विंड इरोजन ज़्यादा होगा। नैरो ग्रोइंग पीरियड होगा मोस्टली ड्यूरिंग समर के टाइम में, ड्यू टू अफोरसेड एक्सट्रीम कोल्ड सीजन ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन क्या होगा यहाँ पे स्लो होगा और स्लेंटेड नेचर का होगा। तो इस तरीके से इंडिया के डेजर्ट के बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए। और ये थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी यानी फोना स्पेसीज क्या क्या देखने को मिलेगा। तो फोना स्पेसीज देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ इंडेंजर्ड फोना देखने को मिलेगा। एशियाटिक आइबेक्स हो गया, तिब्बतन अर्गेल हो गया, लद्दाख उरियल हो गया, फिर भरल हो गया, तिब्बतन एंटीलॉप हो गया जिसको चीरू बोलते हैं, तिब्बतन गेजल हो गया, वाइल्ड याक हो गया, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, तिब्बतन उल्फ, वाइल्ड डॉग, तिब्बतन वाइल्ड एस, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हो गया कोल्ड डेजर्ट में कंप्राइज अल्पाइन देखने को मिलेगा, मेजोफाइट से डेजर्ट थी वेजिटेशन। ड्राई टेम्परेट जोन हो गया, ड्राई टेम्परेट जोन में बेतुला, सलिक्स, जूनिपर्स ये सब प्लांट स्पीसीज देखने को मिलेगा। अल्पाइन जोन में जूनिपर्स, बर्च, रोडोडेंड्रॉन विथ ग्रासेस ये सब देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बता चुके हैं। परपेचुअल स्नो जोन में क्या देखने को मिलेगा, जहाँ पे परमानेंटली स्नो है तो वहाँ पे क्या होगा, कोई वेजिटेशन यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे परमानेंटली फ्रोजन सॉइल है। तो अब ये बताओ, जैसे यहाँ पे है ये माउंटेन है, तो यहाँ के बियॉन्ड क्या हो गया, ये अब देखो ये माउंटेन है, तो यहाँ पे मान लो ये कवर है, स्नो कवर है, स्नो कवर है, तो ये वाले क्या हो गया, इसको बोलते हैं स्नो लाइन। जहाँ से स्नो कवर स्टार्ट होता है उसको बोलेंगे स्नो लाइन, और जहाँ पे ट्री खत्म हो जाता है उसको, यानी इसके बियॉन्ड ट्री नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, ट्री लाइन बोलेंगे। तो ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं, तो ये पिछला क्लास देख लेना आप। तो परपेचुअल जो स्नो लाइन होगा, यानी हमेशा जहाँ पे परमाफ्रोस्ट वाला रीजन जो होगा, परमाफ्रोस्ट रीजन में कोई वेजिटेशन देखने को नहीं मिलेगा। फिर ओक हो गया, पाइन हो गया, देवदार हो गया, बर्च हो गया, रोडोडेंड्रॉन हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट ट्री यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इंडिया में कोल्ड डेजर्ट के बारे में कंप्लीट हो गया, थार डेजर्ट के बारे में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग डेजर्टिफिकेशन पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी लंबा लेक्चर हो चुका है। तो उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, और उसमें मेंस में क्वेश्चन आते रहता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में क्वेश्चन, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट टॉपिक। इसलिए अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब PDF के लिए आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो जाकर के। धन्यवाद।